ये आदमी अभी अभी मिलिट्री सर्विस से वापस आया है। उसकी गर्लफ्रेंड इतने समय से उसका इंतजार कर रही थी कि आखिरकार उसे देख सके। लेकिन हाँ, इस बंदे की प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर हैं। वो उसे ठीक से देखता तक नहीं और सीधा उसे क्रॉस करके अपने रूम में भाग जाता है, क्योंकि वहां उसका ब्रांड न्यू गेमिंग कैप्सूल उसका इंतजार कर रहा होता है। आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो एक इंसेनली डिफिकल्ट गेम का नंबर 1 हार्डकोर प्लेयर था। वो गेम बाद में शट डाउन हो गया था, लेकिन अब एक नया सिमिलर गेम अभी अभी रिलीज हुआ है और वो उसे चेक करने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहा। गेम वर्ल्ड में एंटर करते ही कैरेक्टर क्रिएशन स्टेज शुरू हो जाती है, तो वो जल्दी से खुद को एक बैडास मिड पार्ट हेयर स्टाइल देता है और अपना नाम काइजर सबमिट करता है। इसके बाद उसे ट्यूटोरियल स्टेज के रूप में अपोकलिप्टिक बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है। वीआर ग्राफिक्स इंसेन है, लेकिन पहले एक वेपन चाहिए। काइजर एक सोर्ड चुनता है और चार्ली नाइट कैप्टन से मिलता है, जो इस मर्सनरी को बैटल का सामना करने ले जाता है। सिचुएशन बहुत ही ग्रिम है और चार्ली को डर है कि अगर वो मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाए तो वर्स्ट कैलामिटी आ जाएगी। तभी उन पर एरोज और वॉरियर बीस्ट्स हमला कर देते हैं, लेकिन नाइट अपना सेंटेंस पूरा करे उससे पहले ही काइजर आगे बढ़ जाता है और सामने दिख रहे हर क्रीचर को खत्म कर देता है। इस गेम में न्यूबी होने के बावजूद भी वो इन हीना फेस्ड पाइस को स्टाइल में हराकर उन्हें जंगल वापस भेज रहा है। इतने समय से उसे लग रहा था कि उसकी स्किल्स डिग्रेड हो गई होंगी, लेकिन उसे तो अपने कदम और भी हल्के महसूस हो रहे हैं। नाइट कैप्टन उससे काफी इंप्रेस हो जाता है, जिससे गेम में फेवरेबिलिटी सिस्टम अनलॉक हो जाता है, बिल्कुल पिछले गेम की तरह। कैप्टन उस पर इतना ट्रस्ट करता है कि अब अगर वो कोई क्राइम भी करे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा और उसे अफेक्शन मैक्स नाम का टाइटल मिल जाता है। इसके बाद उन्हें गेट के अंदर एक डार्क सॉर्सरर को एलिमिनेट करना है। तभी अचानक कास्टल के अंदर और मॉन्स्टर्स घुस आते हैं। चार्ली लाइन होल्ड करने का फैसला करता है और हीरो से समनर को रोकने के लिए कहता है, फ्यूचर को हमारे लड़के के भरोसे छोड़ते हुए। काइजर भी हैरान है कि ये नाइट मॉब से लड़ने जा रहा है, जबकि उसे बॉस डिफीट करने में मदद करनी चाहिए थी। उसका बिहेवियर यूजर के एक्शंस के हिसाब से बदलना चाहिए, लेकिन इस डोर के दूसरी तरफ जो छिपा है वो सच में सिनिस्टर है, इतना कि सिस्टम भी उसे वार्न करता है। काइजर तुरंत समझ जाता है कि ये एक हिडन पीस है, एक डिलिबरेटली कंसील्ड मैकेनिज्म जो अचानक कंडीशंस पूरी करने पर एक्टिवेट होता है। डेंजर के बावजूद वो आगे आने वाली चीज का सामना करने के लिए एक्साइटेड है और फिर डोर खुलता है, लेकिन डार्क सॉर्सरर की जगह उसके सामने एक गारगैंचुअन क्रीचर खड़ा होता है। चेन्स में जकड़ा हुआ एक बीस्ट क्रिम्सन रेड ऑरा में लिपटा हुआ आयरन ब्लडेड डिमोनिक ड्रैगन अपने अगले शिकार से मिलता है, जबकि काइजर डर जाता है कि वो शुरुआत में ही एक लेजेंडरी बॉस से लड़ने जा रहा है। ये नया गेम पिछले डेमलॉक से कई चीजें लेता है। उनमें से एक सिस्टम है जो रैंकिंग बनाता है, नॉर्मल, रेयर, हीरोइक और लेजेंडरी, जिसे टियर सिस्टम कहा जाता है। यही टियर सिस्टम हर लेवल के बॉस मॉन्स्टर्स पर भी लागू होता है और सबसे खतरनाक होते हैं यूनिक मॉन्स्टर्स, जिनका अपना अलग नाम होता है। और जैसा कि तुम लोग सोच रहे हो, ये डरावना दिखने वाला बास्टर्ड भी उन्हीं ड्रैगन्स में से एक है, एक प्रॉपरली नेम्ड बॉस। ये जबरदस्त पावर इकट्ठा करता है और एक इनसेन प्रेशर के साथ रोर करता है। ये प्रेशर प्लेयर को स्टन कर देता है और सिस्टम कई अलग अलग स्क्रीन्स दिखाता है, जिसमें ड्रैगन का स्पीशीज टाइप और उसके खुद के फिजिकल एबिलिटीज का नर्फ दिखाया जाता है। उसकी मूवमेंट रिलेटेड हर चीज 20 से 25% तक कम हो जाती है। इस पॉइंट पर हमारा लड़का बस यही सोच रहा है कि आखिर गेम डेवलपर्स क्या केटानिनन पीकर बैठे थे जब उन्होंने इसे गेम में डाला। इस ओवरग्रोन लिजर्ड की एक ही अच्छी बात है कि ये एक रिस्ट्रेन्ड बॉस मॉन्स्टर है। फिर भी अगर इसके पॉ का एक भी अटैक लग गया तो सीधा शैडो रेल्म की टिकट मिल जाती है। काइजर पहले भी डेमलॉक में ऐसे सिचुएशंस का सामना कर चुका है। उसके सामने हमेशा स्केरी बॉस मॉन्स्टर्स होते थे, जहां उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस होती थी, किल और बी किल्ड। ये बैडास प्लेयर अपनी सोर्ड निकालता है और पहले स्ट्राइक को डॉज करता है, जो ग्राउंड को तोड़ देता है। वो राइट साइड में इवेड करता है और फिर वाइड स्लैश के साथ वापस अटैक करता है, ड्रैगन को डैमेज देता है। दूसरी रोर उसे फिर से स्टन कर देती है। काइजर समझ जाता है कि अब वो स्टॉम्प होने वाला है, तो वो पॉ को काउंटर करने के लिए एक और सोर्ड स्लैश करता है, लेकिन इम्पैक्ट से कई फीट पीछे फेंक दिया जाता है। वो एक सेकंड लेता है ये देखने के लिए कि उसने कितना डैमेज दिया, और 1 मिलियन लाइफ पॉइंट्स में से इस आदमी ने सिर्फ 120 ही कम किए हैं। दूसरे शब्दों में, उसे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो वो सीधा किसी की प्लेट में परोसा जाएगा। शुरुआत में ही ट्यूटोरियल बॉस को देखते हुए ये सबसे खराब डिफिकल्टी है। काइजर एक बार फिर ड्रैगन पर स्लैश करता है, साथ ही उसे फोरम पर पढ़े गए उस ड्रैगन के बारे में इनसेन कमेंट्स याद आते हैं। अपेरेंटली इस गेम के बेस्ट प्लेयर्स भी इस क्रीचर को डिफीट नहीं कर पाए थे, लेकिन हमारा लड़का अभी तक अपने स्लैशेस से इसे स्टाइल में संभाल रहा है। और भी कमेंट्स उसकी मेमोरी में फ्लैश होते रहते हैं, जबकि वो हर बार अपनी सोर्ड से ड्रैगन को डिफ्लेक्ट और स्ट्राइक करता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि कमेंट्स में डिमोनिक ड्रैगन के स्पीसीज नेम के रिवील होने को भी नोटिस किया गया था। ज्यादातर प्लेयर्स को लगा ये कोई बग है, कुछ तो इसे समझ ही नहीं पाए। देखो, किसी ने आखिरकार पहली बार ट्यूटोरियल बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया था। ड्रैगन के क्लॉ को इंपेल करते हुए वो लगातार स्लैशेस से बीस्ट को तड़पाता है। काइजर लिटरली लीवी एक्रिमन बेब्लेड स्टाइल में उस पर टूट पड़ता है
और पूरे शरीर पर कट लगाना शुरू कर देता है और आखिरकार ड्रैगन गिर जाता है। उसे ट्यूटोरियल में लेजेंडरी बॉस को हराने वाला पहला इंसान बना देता है। उसे जल्द ही इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन अभी काइजर हाँफ रहा है और पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। उसे गुस्सा आ रहा है कि ये बॉस इतना स्टबर्न क्यों था। अपनी सोर्ड निकालते हुए वो इस बात पर ध्यान देता है कि वो पहला प्लेयर है जिसने इस बॉस को मारा है, यहाँ तक कि अपने पुराने दोस्तों से भी आगे निकल गया है। यहाँ तक कि वो भी सोचते थे कि ट्यूटोरियल फेज में ये बीस्ट अनबीटेबल है, लेकिन अभी काइजर ये जानने को क्यूरियस है कि उसके दोस्त इस समय कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। रिवॉर्ड के तौर पर उसे फर्स्ट स्लेयर का टाइटल मिलता है और उसके गेम प्ले के लिए कई ट्रेड्स अनलॉक हो जाते हैं। पहला वेपन मास्टर, दूसरा हिडन ड्रैगन, तीसरा स्लेयर, चौथा हीरो, पांचवां ओवरकम। इन सभी की कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, जिससे एक और पावरफुल ट्रेड अनलॉक होता है जिसका नाम है आई ऑफ ट्रूथ। और सिर्फ पहली नजर में ही काइजर शॉक्ड है कि उसे एक ही फाइट में इतने सारे ट्रेड्स मिल गए। आखिरकार एवरेज ट्यूटोरियल में हर प्लेयर को सिर्फ एक ट्रेड मिलता है। चलो ट्रेड्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये इस गेम का एक स्पेशल सिस्टम है जो अलग अलग टाइप्स में आता है, जैसे गाइड और सोर्ड मास्टर। कुछ हाई लेवल वाले सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर मिलते हैं। अभी काइजर्स स्टैट्स लगभग डबल हो गए हैं, उसके सोर्ड इफेक्ट्स भी बढ़ गए हैं, साथ में कई और जूसी बफ्स भी मिले हैं। वो उस स्पेशल ट्रेड को देखता है जो उसे नॉर्मली हिडन चीजों को देखने की एबिलिटी देता है। इसका इफेक्ट थोड़ा वेग है और हाँ, वेपन मास्टर और हीरो स्लेयर अच्छे ट्रेड्स हैं, लेकिन ये स्पेशल नहीं है। प्लेयर बेस में हमेशा कुछ लोग होंगे जिनके पास ऐसे ट्रेड्स होंगे, लेकिन जब बात आई ऑफ ट्रूथ जैसे यूनिक स्किल की आती है तो ये पूरी तरह वन ऑफ अ काइंड है। दूसरे शब्दों में, इस आदमी ने जैकपॉट मार लिया है। उसे कई रिवॉर्ड्स मिले हैं और उसने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। यहाँ तक कि उसका टाइटल उसे बॉस मॉन्स्टर्स पर 10% ज्यादा डैमेज देने का इफेक्ट देता है। अभी ब्रो को लग रहा है कि वो रिच लाइफ जी रहा है, खासकर जब पिछले गेम में उसकी लक सबसे खराब थी, बिल्कुल मेरी तरह जब भी मैं काउंटर स्ट्राइक में केस खोलता हूँ। खैर, वो डोर को खुलते हुए देखता है। ये एक्चुअली कैप्टन चार्ली है जो खून से लथपथ और घायल दिख रहा है। वो आदमी शॉक्ड है प्लेयर को देखकर और पूछता है कि क्या काइजर ने सच में खुद ही मॉन्स्टर्स को मार दिया। कैप्टन समझ ही नहीं पा रहा कि ये बंदा इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी ज्यादा इंजर्ड क्यों नहीं है, जिससे वो सोचने लगता है कि ये किस लेवल का गॉड टियर प्लेयर है। वो काइजर्स बैकग्राउंड में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता और बताता है कि हीरोज आमतौर पर केओस के समय जन्म लेते हैं, तो इस आदमी की मौजूदगी ही दुनिया के लिए होप का संकेत है। ये कॉर्नी गेम डायलॉग हमारे लड़के को बोर कर रहा है। फिर ये आदमी घुटनों पर बैठकर हीरो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे मौका दिया जाए कि वो उसकी सोर्ड बन सके। सिस्टम भी एक्सप्लेन करता है कि उसका इंटेंट सच में जेन्युइन है और वो काइजर्स सबऑर्डिनेट बन जाएगा। हमारा लड़का इस ऑफर से हैरान है। फिर भी चार्ली गेम के वर्जन में पहले ही मर चुका था, तो कोई खास फायदा नहीं होगा। ट्यूटोरियल में साफ बताया गया था कि ये इवेंट पास्ट में हो रहा है और इसे सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस मानते हुए काइजर कैप्टन से कहता है कि वो जो चाहे करे। उसके वर्ड्स को एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है, जिससे उसे कैप्टन का सपोर्ट मिल जाता है। अब वो आदमी शांति से सो जाएगा, हीरो के साथ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हुए। काइजर उन शब्दों पर ध्यान देता है। तभी सिस्टम बताता है कि वो जल्द ही पैंथियन में लौटने वाला है। उसके पीछे एक ग्रैंड पोर्टल प्रकट होता है। अब ट्यूटोरियल स्टेज से बाहर निकलने का समय है, लेकिन जाने से पहले नाइट अपने मास्टर को पुकारता है और पूछता है कि अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। एक पल सोचकर काइजर जवाब देता है कि वो वहीं जाएंगे जहां उनकी जरूरत होगी, क्योंकि ये दुनिया बिखरी हुई है। नाइट इस जवाब से बेहद उत्साहित हो जाता है, जैसे उसने सोक्रेटिस जैसा कोई कोट सुन लिया हो या कुछ। खैर, वार्पिंग प्रोसेस शुरू होता है जिसमें 5 सेकंड का टाइमर चलता है। काउंटडाउन खत्म होने से पहले कैप्टन उसे एक आर्टिफैक्ट देता है और अपने आखिरी शब्दों में चार्ली मुस्कुराकर अपने लीज का धन्यवाद करता है, सैल्वेशन की उम्मीद करते हुए। इस सीक्वेंस के बाद काइजर तुरंत पैंथियन में वापस पहुंच जाता है, जहां प्लेयर एक गॉड चुनता है और उसके ब्लेसिंग्स के साथ अपनी जर्नी शुरू करता है। वो इस फेमस पैंथियन स्ट्रक्चर को एडमायर करता है, लेकिन असल में इसे एक एवरेज गॉचा रूम भी कहा जा सकता है। यही जगह कई प्लेयर्स को उनकी लक के हिसाब से रुलाती और हंसाती है, क्योंकि यहाँ गॉड ऑफ गॉचा उनकी लक को गवर्न करता है। एक प्लेयर सिर्फ एक ही गॉड को सर्व कर सकता है, इसलिए उसका पाथ उसी के अनुसार तय होता है। इस गेम में हर चीज टीयर्स में डिवाइडेड है। गॉड्स के भी अपने टीयर्स होते हैं, फेबल, हीरो और मिथिक। फेबल गॉड्स वो होते हैं जो प्राचीन कहानियों के जरिए गॉड बने। हीरो गॉड्स वो होते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा किया और इस वजह से असेंड हुए। और अंत में मिथिक गॉड्स होते हैं जो पूरी मिथोलॉजीज के क्रिएटर होते हैं, जैसे ज़्यूस या ओडिन। और जैसा एक्सपेक्टेड है, मिथिक गॉड्स हाईएस्ट टीयर होते हैं। इस डायमेंशन में हर फ्लोटिंग कार्ड के अंदर एक अलग गॉड है, इसलिए सिस्टम उसे एक चुनने देता है। काइजर को पता है कि उसकी लक काफी खराब है, इसलिए वो ज्यादा परवाह नहीं करता। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है बाकी कार्ड्स के बीच एक ग्लोइंग गोल्डन कार्ड। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करते ही काइजर समझ जाता है कि वो इस एबिलिटी से हर कार्ड के पीछे क्या है देख सकता है। यहीं पर यह एबिलिटी पूरी तरह ब्रोकन हो जाती है, क्योंकि अब वो जान सकता है कि कौन सा गॉचा पुल सबसे बेस्ट है और उसी को चूज कर सकता है।
उसके टीममेट्स जो उसे हमेशा बैड लक के लिए चिढ़ाते थे, उन्होंने उसे काफी हर्ट किया था। लेकिन अब सब बदल गया है। अब वो ऑफिशियली एक पावरफुल रैंकर बन सकता है। काइजर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता और काफी गूफी दिखता है, क्योंकि उसे पता है कि वो पहले ही जीत चुका है। अब से वो सिर्फ गोल्डन कार्ड्स को टारगेट करने का फैसला करता है। वो पहला गोल्डन शिमर वाला कार्ड उठाता है और वन आर्म्ड सोर्ड गॉड टियर को ड्रॉ करता है। ये एक मिथिक पुल है जो काफी एक्साइटिंग है, लेकिन उसी समय सिस्टम एक अजीब मैसेज देता है। अपेरेंटली काइजर अभी टियर का अपोस्टल बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करता, इसलिए उसे एक और कार्ड ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। काइजर लगभग रोने लगता है, ये सोचते हुए कि आखिर वो अपोस्टल क्यों नहीं बन सकता। यहाँ तक कि मिथ गॉड भी इस बात से शॉक्ड है। ये एक अजीब सिचुएशन है, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। वेसल शब्द उसके दिमाग में आता है, क्योंकि आमतौर पर जब कोई प्लेयर डीमन लॉर्ड के स्पॉन से मारा जाता है तब गॉडेस उसे ब्लेसिंग देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काइजर ने स्पॉन को खुद ही मार दिया, इसीलिए गॉडेस कभी आई ही नहीं। सीधी बात में काइजर सक्सेस की वजह से फंस गया है, क्योंकि उसने ट्यूटोरियल बॉस को मार दिया और इसलिए उसे गॉडेस की ब्लेसिंग नहीं मिली। काइजर अपने सिस्टम स्टैट्स चेक करता है। अपोस्टल सेक्शन पूरी तरह मिसिंग है और उसे सिर्फ एक नॉर्मल एडवेंचरर दिखाया जाता है। ये सिचुएशन उसके लिए ट्रिकी बन जाती है और वो अपने अगले मूव के बारे में सोचने लगता है। काइजर ने बेसिकली यूगियो का इजिप्शियन गॉड कार्ड पुल कर लिया है, लेकिन अब वो उसे समन भी नहीं कर सकता। हर कार्ड का रिजल्ट यही आने वाला है, जिससे वो घुटनों पर गिर जाता है, एक बार फिर अपनी खराब लक का शिकार बनकर। हमारा लड़का समझ नहीं पा रहा कि उसका अगला मूव क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर वह इस कैरेक्टर को डिलीट करके गेम रीस्टार्ट भी करता है तो उसे 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड झेलना पड़ेगा। लेकिन तभी कुछ होता है। उसकी नजर दाईं तरफ जाती है, जहां उसे एक अजीब कार्ड दिखता है जो रेड एनर्जी से चमक रहा होता है। ये कार्ड अपनी नेचर में यूनिक है, क्योंकि उसने इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं। हिडन कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद वह फॉरगॉटन लास्ट एडवेंचरर कैसियार को पुल करता है, जिससे वह इस आदमी का अपोस्टल बनने की क्वालिफिकेशंस पूरी कर लेता है। काइजर की दुनिया रेड चमक उठती है, क्योंकि उसे पता है कि यह सिचुएशन खास है। यह एक हिडन पीस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। कंफर्म करने के बाद सिस्टम उसकी क्लास को लास्ट एडवेंचरर के रूप में उसके स्टैट शीट में जोड़ देता है, जिससे उसे ह्यूमैनिटी के फाइनल वॉरियर से हेल्प मिलती है। स्कर्जिंग रेड एनर्जी उसके शरीर में घूमती है और उसे एक यूनिक एबिलिटी मिलती है, जिससे वह किसी भी क्लास रिस्ट्रिक्शन के बिना स्किल्स यूज कर सकता है, जो कि बेहद ओवरपावर्ड है। क्लास डिफरेंसेस को अलग रख दें तो अब हमारा लड़का किसी भी क्लास की स्किल्स को स्पैम कर सकता है, इसीलिए वह अपनी जरूरत के यूजफुल स्किल्स लेकर एक स्पेशलाइज्ड स्किल ट्री बना सकता है। आई ऑफ ट्रूथ की मदद से वह अंदाजा भी लगा सकता है कि उसे कौन सी स्किल्स मिलेंगी, और वेपन मास्टर ट्रेट के साथ मिलकर वह और भी ओवरपावर्ड बन जाता है। इसी वजह से यह आदमी एक पावरफुल मास्टर बन जाएगा, एक ऐसा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसके पास कोई वीकनेस नहीं होगी। एडवांसमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद सिस्टम उसे 5 सेकंड्स में एवरेल टेलीपोर्ट करने वाला होता है। काइजर एक्साइटेड है और आखिरकार उसके पास गेम में सीरियसली ट्राई करने का रीजन है। वह मुस्कुराता है क्योंकि उसका फ्यूचर एक रैंकर के रूप में फिर से जाग चुका है। अवतारडल में हम पहुंचते हैं बिगिनिंग्स के सिटी यार्ड में। प्लेयर्स खराब गॉचा मिलने पर दुखी हैं, लेकिन कुछ लोग ठीक हैं, क्योंकि इस गेम में सिर्फ कॉम्बैट क्लासेस ही सब कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट अलग अलग प्लेयर्स से भरा हुआ है, लेकिन इनके बीच कुछ स्काउटर्स भी हैं जो स्टाइलिश सूट्स पहने हुए हैं। ये लोग अपने गिल्ड्स के लिए टैलेंटेड मेंबर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच में ये काफी अनोइंग माने जाते हैं। एक स्काउट फ्रस्ट्रेटेड है और अपने हायरिंग कोटा को पूरा करना चाहता है, वरना उसका बॉस उसे बुरी तरह डांटेगा। लेकिन तभी उन्हें दूर एक लड़का दिखता है जो उन्हें पसंद आ सकता है। पहली नजर में उन्हें लगता है कि वह पागल है और उसे हायर करने का कोई फायदा नहीं। जब वे उसके पास से गुजर रहे होते हैं, हमारा लड़का एक्चुअली एक नए आइटम को एडमायर कर रहा होता है, नेकलेस ऑफ ब्लड एंड कवेनेंट, जो एक हीरोग्रा आइटम है जिसमें कई ऑप्शंस हैं। एक बार फिर उसे लगता है कि वह लक में डूबा हुआ है। ये फीलिंग बहुत अच्छी है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, गॉब्लिन क्लीनअप क्वेस्ट, जो उसका पहला मिशन है एक प्लेयर के रूप में। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बाकी सभी को भी 40 गॉब्लिन्स मारने का टास्क दिया जाता है। सब एक्साइटेड हैं, जबकि मस्टाश वाला हंटर दांटे यह काम प्लेयर्स पर छोड़ देता है कि वे गॉब्लिन्स को मारें। तुरंत प्लेयर्स का पहला इंस्टिंक्ट होता है पार्टीज बनाना। काइजर इस डिटेल को नोटिस करता है। एक ग्रुप उसके पास आता है और लेवल 12 तक ग्राइंड करने के लिए इनवाइट करता है। उनमें एक आर्चर और एक मेज है और दोनों काफी चिल लगते हैं। आमतौर पर पार्टी में हंटिंग करना आसान होता है और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी मिलती है, इसलिए पार्टी सिस्टम जरूरी है। काइजर उनके साथ जुड़ जाता है और लीडर नेम के तहत शील्ड बेस्ट पार्टी बनती है। एक प्लेयर पूछता है कि क्या वह काइजर का फैन है, वही पुराना रैंक 1 डेमरॉक वाला, बिना जाने कि असली काइजर वही है। ये वैसा है जैसे माइकल जैक्सन से पूछना कि क्या वह माइकल जैक्सन है। पार्टी जल्दी लेवल 12 तक ग्राइंड करने के लिए तैयार है और हमारा लड़का भी खुश है। वे मिशन में स्पॉन होते हैं, जहां शील्ड बेस्ट एक गॉब्लिन को स्टन करता है और फिर आर्चर और मेज अपने अटैक से उसे तुरंत खत्म कर देते हैं। बाकी गॉब्लिन्स डर जाते हैं, लेकिन फिर भी बेवकूफों की तरह आगे बढ़ते हैं। वे शील्ड बी बेस्ट की डिफेंस पर लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, जबकि उसके दोस्त इस बात से परेशान हैं कि वह हैवी हिट्स झेल रहा है। टीम लीडर उन्हें जल्दी गॉब्लिन्स पर अटैक करने के लिए कहता है, जब तक वह उन्हें रोके हुए है। लेकिन एक बड़ी समस्या है,
दोनों कूल डाउन मोड में हैं। जैसे ही वे बिजी हैं, हमारा लड़का ऊपर से फाइट में कूद पड़ता है। उसी पल यह आदमी एक वाइड स्विंग करता है और एक ही हिट में गॉब्लिन को खत्म कर देता है। उसकी मैन्यूवरेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। काइजर जमीन पर पैर जमाकर तुरंत मिसाइल की तरह फिर से दुश्मनों के बीच घुस जाता है और कई गॉब्लिन्स को एक साथ खत्म कर देता है। वह अपने साथियों की तारीफ पाता है और टीम लीडर भी एक पल रुककर उसका धन्यवाद करता है, यह मानते हुए कि वे क्वेस्ट जल्दी पूरा कर लेंगे। लेकिन सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है। गॉब्लिन्स का पूरा झुंड आ जाता है। ये छोटे ग्रीन बॉल्ड गॉब्लिन्स हंसते हुए अटैक का मौका ढूंढ रहे हैं, जबकि टीम लीडर सबको पीछे हटने को कहता है। लेकिन हमारा लड़का पीछे हटना नहीं जानता। वह पूरी लड़ाई लेने के लिए तैयार है। वह सीधा उन पर झपटता है। गॉब्लिन्स खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि उन्हें एक आसान शिकार मिल गया है। लेकिन यह आदमी ऊपर से ऐसे घूरता है जैसे कोई डेविल हो। शुरुआत में सब शांत लगता है, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। इससे हमें काइजर की एक पुरानी बातचीत याद आती है, जहां उसके दोस्त ने उससे पूछा था कि वह हमेशा सबसे कठिन फाइट्स में क्यों कूद पड़ता है। हमारा लड़का रेकलेसनेस का मतलब नहीं समझता था, जबकि उसके दोस्त कहते थे कि वह हमेशा बॉस फाइट्स और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का सामना सबसे पहले करता है। टॉप रैंकर ने बस इतना कहा कि वह हर बार जीतता है, चाहे खतरा कितना भी हो। रेकलेसनेस उसके लिए कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जहां दूसरों को खतरा दिखता है, काइजर खुद खतरा है। ये आदमी मेथोडिकली लड़ता है। उसे पता होता है कि हर एनकाउंटर में वह जीतेगा। अभी जो एक्सप्लोजन हुआ वह स्मैश स्किल की वजह से था। काइजर ग्रीन गॉब्लिन्स पर क्रिटिकल हिट्स करता है। अब सिर्फ एक डार्क गॉब्लिन बचता है, जिसे वह मेन थ्रेट मानकर पहले खत्म करना चाहता है। वह जंप करते हुए रास्ते में कई आर्म्ड गॉब्लिन्स को काट देता है। डार्क गॉब्लिन पॉइजनस अटैक करता है, लेकिन काइजर तुरंत ओवरकम ट्रेट एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी सेंसेस तेज हो जाती हैं और वह अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वह गॉब्लिन को स्टन करके तुरंत खत्म कर देता है और दूसरे को भी खत्म करता है। काइजर अटैक ब्लॉक करता है और एक क्लीन स्लैश से मॉन्स्टर को काट देता है। वेपन मास्टर ट्रेट एक्टिवेट होता है, जिससे उसे एक्सप्लॉइट वीकनेस स्किल मिलती है। हमारा लड़का शॉर्ट डैगर उठाकर गॉब्लिन की आंख में फेंकता है और क्रिटिकल हिट करता है। बाकी गॉब्लिन्स उस पर टूट पड़ते हैं। एक बैट से हमला करता है, लेकिन काइजर उसे रोककर उसी वेपन की एबिलिटी इस्तेमाल करता है। वह बैट उठाकर गॉब्लिन्स को बुरी तरह पीटता है। पहले डैगर गले में घुसाता है और फिर बैट से मारकर उसे खत्म कर देता है। उसकी वेपन प्रोफिशिएंसी बढ़ती है और उसका लेवल भी तेजी से बढ़ता है। अब तक सब कुछ उनके लिए अच्छा चल रहा है। वह बिना रिस्ट्रिक्शंस के स्किल्स सीखना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उन्हें तुरंत फाइट में यूज भी कर सकता है। थका होने के बावजूद वह इस प्रोग्रेस से खुश है, लेकिन जो लोग उसे देख रहे हैं वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। टीम लीडर समझ ही नहीं पा रहा कि एक अकेला खिलाड़ी कैसे वो कर गया जो एक अनुभवी पार्टी भी गॉब्लिन्स के झुंड के खिलाफ नहीं कर सकी। यह आदमी उस तरह के खतरे का सामना करने के लिए एक अलग ही लेवल पर है और काइजर नाम अब काफी समझ में आने लगा है। शील्ड बेस्ट सच में सोचता है कि क्या यह वही आदमी है पुराने दिनों वाला, लेकिन वह उस बेवकूफी भरी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। आखिरकार वही जीनियस रैंकर पूरे 2 साल के लिए दुनिया से गायब हो गया था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वही आदमी उसकी पार्टी में आ गया हो, है ना? वह यही सोचता है, लेकिन फिर सवाल उठता है, आखिर यह आदमी है कौन? इस समय काइजर ऐसा लग रहा है जैसे कोई यंद्रे भाई अपने रैंक फ्यूचर के लिए पागल हो रहा हो। शील्ड बेस्ट को अब सच में लगता है कि यह आदमी पूरी तरह पागल है। होश में आते ही काइजर फेडिंग कॉर्प्स को देखता है और समझ जाता है कि डैगर और बैट दोनों गायब हो जाएंगे, क्योंकि वे एनिमी का हिस्सा हैं। फिर भी उसने वेपन रिस्ट्रिक्शंस को पार करके काफी कुछ हासिल किया, इसलिए वह खुश है। स्टेटस विंडो खोलकर वह अपना लेवल और स्टैट्स चेक करता है। एक ही हंट से वह 3 स्टेजेस बढ़ गया, जो काफी अच्छा है। भले ही उसे सभी वेपन्स का एक्सेस है, काइजर को अपनी सोर्ड पसंद है और वह अपने पॉइंट्स स्ट्रेंथ और एजिलिटी में डालने का इरादा रखता है। बाकी स्टैट्स उसके आइटम और ट्रेड बफ से कवर हो रहे हैं, इसलिए वह आराम में है। अपनी खुशी के बीच उसके नए दोस्त आते हैं और उसे गेम में इतना अच्छा होने के लिए ग्लेज करने लगते हैं। शील्ड बेस्ट उसे असली काइजर कहता है, जबकि बाकी लोग समझ नहीं पाते कि एक लेजेंडरी रैंकर फिर से ये गेम क्यों खेलेगा। फिर भी उसकी स्किल सबसे बेहतरीन है, इसलिए उनके लिए सच्चाई पर विश्वास करना नामुमकिन भी नहीं है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, काइजर बस यही सोचता रहता है कि वह असल में असली काइजर है। जिज्ञासा में वे पूछते हैं कि क्या उसने अपने डैमेज के लिए कोई मिथिक गॉड पुल किया है। इस पर वह शांति से जवाब देता है कि यह सब उसके ट्रेड्स और टाइटल्स की वजह से है। ये सुनकर वे हैरान रह जाते हैं कि उसे इतने अच्छे चीजें मिली हैं और सोचते हैं कि क्या वह एक प्रॉपर रैंकर बनना चाहता है। कुछ देर के लिए सबके बीच सन्नाटा छा जाता है। फिर शील्ड बेस्ट सुझाव देता है कि स्टैमिना वापस आने के बाद वे और हंट करें। बाकी लोग भी तैयार हो जाते हैं और काइजर को भी कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि उसकी पार्टी अब उस पर और ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिपेंडेंट हो गई है। लेकिन उनकी बातों के बीच उसे बस अपनी पुरानी पार्टी की बातें याद आती हैं। वे सब चाहते थे कि रेड वहीं संभाले, लेकिन वह उस अनुभव को अच्छे से याद करता है और सोचता है कि उसके पुराने दोस्त अब क्या कर रहे होंगे। तभी अचानक एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है, जो एक मिनी बॉस मॉन्स्टर क्वेस्ट होता है। पार्टी को म्यूटेंट गॉब्लिन को मारने की उम्मीद की जाती है, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, जिससे काइजर हैरान रह जाता है। कहानी फिर केव एंट्रेंस पर शिफ्ट होती है, जहां पूरी पार्टी साथ खड़ी है।
वे आखिरकार म्यूटेंट गॉब्लिन से निपटने और क्वेस्ट पूरा करने के लिए पहुंच गए हैं। आर्चर और मेज लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अभी कितना एंग्जाइटी महसूस हो रहा है, जबकि वे सभी यहाँ आते समय खुद को पूरी तरह पुश करके लेवल 9 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारा हीरो अच्छी तरह समझता है कि यह डर कहां से आ रहा है, क्योंकि जिस डंजन में वे जाने वाले हैं वह काफी इनफेमस है और प्लेयर्स के बीच न्यूबी स्लेयर के नाम से जाना जाता है। काइजर को रिव्यूज याद आते हैं जहां लोग बार बार बात करते और घबराते थे कि इस डंजन को कैसे क्लियर किया जाए बिना हर अटेम्प्ट में बार बार मरे। इसके अलावा लगभग तय है कि पहली बार में कोई ना कोई मरेगा ही। इसी वजह से इस डंजन को कई निकनेम्स मिले हैं, जिनमें प्लेयर्स के बीच आर्दास टूम भी शामिल है। जैसे ही टीम अंदर कदम रखती है, काइजर इस जगह की एक्सट्रीम डिफिकल्टी के बारे में सोचता रहता है और यह कि इसे सही तरीके से क्लियर करने के लिए टीम वर्क के बहुत स्पेसिफिक पैटर्न्स की जरूरत होती है। जैसे जैसे टीम अंदर बढ़ती है, वे शिकायत करते रहते हैं कि ऐसी जगह को गेम से हटा देना चाहिए। इन सभी नेगेटिव कमेंट्स को सुनकर लीडर शील्ड बेस्ट अपनी टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और उन्हें याद दिलाता है कि अगर वे हायर लेवल रेड्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके पास इस डंजन को हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह कंपनियां कंप्लीट रूकीज की बजाय एक्सपीरियंस्ड इंटर्न्स को प्रेफर करती हैं, उसी तरह इस गेम के गिल्ड्स भी एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और उसी क्लियरिंग की वजह से ये डंजन मैंडेटोरी बन जाता है अगर उन्हें किसी प्रॉपर गिल्ड या पार्टी को ज्वाइन करने का रियल चांस चाहिए। गेम ने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स भी सेट किए हुए हैं ताकि कोई सिस्टम को चीट ना कर सके और हर प्लेयर की फुल प्रोग्रेस एक वियर्डो बुक ऑफ एडवेंचर्स में रिकॉर्ड होती है। इसलिए कोई भी डंजन क्लियर किए बिना झूठ नहीं बोल सकता। काइजर समझता है कि अभी उसे ये डंजन क्लियर करना ही होगा अगर उसे नेक्स्ट सिटी में बॉस रेड ज्वाइन करने का मौका चाहिए। इस डंजन के अंदर बॉस है और भले ही उसे हराए बिना आगे बढ़ना पॉसिबल हो, लेकिन नेक्स्ट सिटी का बॉस किसी को आगे नहीं जाने देगा जब तक इसे खत्म न किया जाए। इसीलिए काइजर जानता है कि उसे प्रूव करना होगा कि वो इनफ केपेबल है एक प्रॉपर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। पार्टी जल्द ही दरवाजे तक पहुंचती है और उसके पीछे इनफेमस एआर उनका इंतजार कर रहा होता है। गेम पैनल क्लियरली दिखाता है कि 4 से ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते और सभी को लेवल 10 से नीचे होना चाहिए, जो उनकी टीम पर परफेक्टली फिट बैठता है। काइजर ग्रुप से पूछता है कि क्या सब रेडी हैं और यूबिंग तुरंत कहती है कि वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है और स्ट्रैटेजी को 10 से ज्यादा बार देख चुकी है। लीडर शील्ड बेस्ट क्वेस्ट एक्टिवेट करता है और सभी बिना हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेते हैं। गेट खुलता है और वे गॉब्लिन वॉरियर अर्दा के हैबिटेट में कदम रखते हैं, जबकि काइजर खुद को फिर से एक्शन में आने के लिए प्रिपेयर करता है क्योंकि काफी समय हो गया है जब उसने अपनी एबिलिटी दिखाई थी। तभी बॉस मॉन्स्टर एक ट्विस्टेड ग्रिन के साथ सामने आता है। उसके पास मैसिव 20,000 हिट पॉइंट्स हैं और वो ग्राउल करता है, तैयार होकर उस ग्रुप को क्रश करने के लिए जिसने उसे जगा दिया। यूबैंक इस बात से हिल जाती है कि सब कुछ कितना रियल लग रहा है और नर्वसली पूछती है कि क्या ये अभी भी सिर्फ एक गेम है या वो किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गई है। काइजर सबको चिल्लाकर अलर्ट रहने को कहता है क्योंकि बॉस सीधे उनकी तरफ चार्ज करता है। शील्ड बेस्ट काइजर की तरफ देखता है और सोचता है कि चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, वो सबको एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो तुरंत आगे बढ़ता है, अपना शील्ड उठाता है और बाकी लोगों को पीछे हटने को कहता है। खुद को बॉस के फुल इम्पैक्ट को लेने के लिए तैयार करता है। वो बॉस को स्टन करने में कामयाब होता है और सबको कहता है कि मौका लेकर पूरी ताकत से अटैक करें, लेकिन आर द गॉब्लिन जल्दी रिकवर करता है और दूसरी अटैक के लिए आता है। वो अपनी सोर्ड स्विंग करता है, लेकिन टैंक फिर से शील्ड से ब्लॉक कर देता है और अपना प्रोटेक्शन ट्रेट एक्टिवेट करता है, जो उसकी डिफेंस और वाइटैलिटी बढ़ाता है जब तक उसके पार्टी मेंबर्स उसके पीछे रहते हैं। काइजर को देखा जाता है कि वो हवा में घूमते हुए आराम से गॉब्लिन को बार बार स्लाइस कर रहा है। गॉब्लिन चीखता है और पीछे हटता है। शील्ड बेस्ट मॉन्स्टर को देखकर मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि शायद वे फेज 1 बिना परेशानी के पार कर लेंगे। तभी एम फॉर द हेड चिल्लाता है और कहता है कि पैटर्न आने वाला है। शील्ड को यकीन नहीं होता क्योंकि उसे याद है कि इसके लिए गॉब्लिन के हिट पॉइंट्स आधे होने चाहिए, लेकिन वो चौंक जाता है जब मॉन्स्टर को देखकर समझता है कि कंडीशन पहले ही पूरी हो चुकी है। तभी हमारा हीरो फिर से कूदता है और गॉब्लिन के हाथ को काट देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने पैटर्न पहले ही खत्म कर दिया है। स्टोरी फिर पास्ट में शिफ्ट होती है जहां काइजर का इंटरव्यू लिया जा रहा है। लेडी उससे पूछती है कि उसकी पार्टी की सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्योंकि उन्होंने ऐसे बॉसेस और डंजन्स क्लियर किए हैं जो बहुत मुश्किल थे। हीरो कैजुअली जवाब देता है कि वे सिर्फ वही करते हैं जिसमें वे बेस्ट हैं। इंटरव्यूअर पार्टी कॉम्पोजिशन को याद करती है जिसमें 4 रोल्स होते हैं, टैंक, डीपीएस, हीलर और सपोर्ट। वो बताती है कि काइजर की पार्टी में टैंक रोल मिसिंग लगता है और पूछती है कि उसके बिना रेड्स कैसे पॉसिबल हैं। काइजर मानता है कि टैंक्स किसी भी पार्टी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, खासकर बॉस के पैटर्न को इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन फिर वो लेडी को शॉक करते हुए बताता है कि उस रोल को वो खुद ही हैंडल करता है।
प्रेजेंट में वापस आते ही आर दर्द में चिल्लाता रह जाता है क्योंकि उसका पैटर्न इंटरप्ट हो चुका है और उसका आर्म कट चुका है। शील्ड बेस्ट जो देख रहा है उस पर यकीन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके हिसाब से तो टैंक्स भी बॉस के पैटर्न को इंटरप्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। यहाँ टीम का अटैकर एक मिरेकल कर रहा है जो वो खुद एक स्ट्राइक में नहीं कर सकता। गॉब्लिन आर फिर से अटैक करने आता है लेकिन एक बार फिर काइजर उसे आसानी से काट देता है। आर्चर एक्साइटेड होकर बताता है कि टीम का अटैकर सिर्फ वाइटल पॉइंट्स पर ही एम कर रहा है। इस पॉइंट तक काइजर एक और पैटर्न इंटरप्ट कर चुका है और बॉस के पास अब 1/4 से भी कम एचपी बची है। शील्ड बेस्ट टीम को आने वाले फेज 2 के लिए तैयार रहने को चिल्लाता है। मेज और आर्चर भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि वे काइजर को सारा स्पॉटलाइट लेने नहीं देना चाहते। म्यूटेंट गॉब्लिन वॉरियर अपना ट्रेड एक्टिवेट करता है और बजर्क स्टेट में चला जाता है। हमारा बॉय पहले से ही इसके लिए रेडी होता है और याद करता है कि हर बॉस की अलग एबिलिटी होती है। उसे याद आता है कि अर्दा द गॉब्लिन को गेम ने 2 ट्रेट्स दिए हैं जिन्हें 07 बैंक कहा जाता है। इसका पहला ट्रेट चैलेंजर्स टीम पर डिबफ अप्लाई करता है अगर उसे 4 या उससे ज्यादा बार फिजिकल डैमेज लगता है। दूसरा ट्रेट उसे मैजिक डैमेज रिफ्लेक्ट करने देता है अगर उसे 3 या उससे ज्यादा बार यूज किया जाए। इसके अलावा बजर्क इफेक्ट उनकी स्पीड को 4% तक रिड्यूस कर देता है। आर्चर डिबफ की कंप्लेंट करता है और कहता है कि ये बॉस हर सेकंड और ज्यादा ब्रोकन होता जा रहा है जबकि इस फाइट में इसने अभी तक ज्यादा कुछ किया भी नहीं। काइजर पर इन डिबफ्स का कोई असर नहीं होता। उसका ट्रेट उसे बर्जर्क इफेक्ट को पूरी तरह इग्नोर करने देता है जिससे वो एक्साइटेड हो जाता है। जब शील्ड बेस्ट सबको ऑर्डर्स दे रहा होता है कि अटैक्स अवॉइड करो और अभी डॉज पर फोकस करो, काइजर के पास एक अलग प्लान होता है। वो अपना इंटेंशन बताता है कि वो बस मॉन्स्टर को काट कर खत्म कर देगा और आगे बढ़ता है। आर स्लैश करता है जैसे कि उसके पास कोई चांस हो और जैसा एक्सपेक्टेड था एमसी बहुत ज्यादा पावरफुल है और मॉन्स्टर को आसानी से काट देता है जिससे ये सब बहुत इजी लगता है। इस बीच आर्चर और मेज अभी भी समझ नहीं पा रहे कि काइजर डिबफ से अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। यहाँ तक कि शील्ड बेस्ट भी इस बैटल को हारने का कोई आइडिया छोड़ चुका है। वो काइजर को देखकर हैरान होता है और अब भी सोचता है कि क्या वो सच में लेजेंड्स वाला काइजर है। इस पॉइंट पर तीनों बस देख रहे होते हैं जबकि काइजर लगातार गॉब्लिन पर सोर्ड चला रहा है। बैटल के बीच में हमारा हीरो लेवल 10 तक पहुंच जाता है और उसकी सोर्ड्समैनशिप प्रोफिशिएंसी लेवल 7 तक बढ़ जाती है। इसकी वजह से सोर्ड के साथ उसका डैमेज 7% बढ़ जाता है। वो गॉब्लिन की तरफ फिनिशिंग मूव के लिए चार्ज करता है और तुरंत उसके सामने पहुंचकर उसे बीच से काट देता है। इसके साथ ही गेम सिस्टम अनाउंस करता है कि म्यूटेंट गॉब्लिन वॉरियर आरडीआर डिफीट हो चुका है और डंजन क्लियर हो गया है। सेलिब्रेट करने की बजाय शील्ड बेस्ट अपने थॉट्स में खो जाता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उनके सामने खड़ा इंसान सच में लेजेंडरी काइजर है या सिर्फ एक चीप कॉपी। ये सुनकर बाकी 2 भी स्टन्ड रह जाते हैं। गेम सिस्टम फिर बताता है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और टाइम लिमिट रैंकिंग्स में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। रिवॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दिए जाते हैं और एक्सपेक्टेड की तरह काइजर टीम में फर्स्ट प्लेस लेता है। उसे रेड लीडर टॉप और कई गॉब्लिन आइटम्स मिलते हैं जिन्हें वो शायद यूज नहीं करेगा। इसके अलावा उसे थ्रोन ऑफ द टाइम अटैक का टाइटल भी मिलता है जो उसकी स्पीड स्टैट को 10% बढ़ाता है। काइजर वहां खड़ा होकर गर्व महसूस करता है क्योंकि उसे फिर से शाइन करने का मौका मिलता है। अपने सिस्टम स्क्रीन्स देखकर सभी गॉड टीयर ड्रॉप्स से एक्साइटेड हो जाते हैं। आर्चर और मेज हमारे हीरो की तारीफ करने लगते हैं लेकिन वो बस मुस्कुरा देता है। शील्ड बेस्ट फिर धीरे से बोलता है और उसे रैंकिंग लिस्ट में नाम देखने को कहता है। क्योंकि टैंक लीडर था उसका नाम स्क्रीन पर दिख रहा होता है। वो माफी मांगता है कि डंजन में आने से पहले उसने नाम चेंज करने के बारे में नहीं सोचा। काइजर समझ जाता है और रियलाइज करता है कि रैंकिंग में अपना नाम होना खासकर फर्स्ट प्लेस पर बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ टॉप 10 गिल्ड्स में एक्सेप्ट होने का चांस भी होता है। भले ही ये बिगिनर लेवल डंजन है फिर भी उन्होंने टॉप प्लेयर एनाहिलेशन से स्पॉटलाइट छीन लिया। पार्टी में वापस आते ही टैंक फिर से माफी मांगता है और अपनी गलती के लिए पैसे देने की बात करता है। हमारा बॉय बस मुस्कुराता है और तुरंत उन्हें माफ कर देता है क्योंकि ऐसी चीजें हो जाती हैं। कंप्यूटर अपने आप लीडर का नाम रजिस्टर करता है जब डंजन में एंटर किया जाता है और उसे भी फर्स्ट प्लेस की उम्मीद नहीं थी। अंदर ही अंदर वो खुश होता है क्योंकि स्पॉटलाइट में रहना काफी मुश्किल हो सकता है। आखिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवॉर्ड्स हैं। वॉरियर सेट भले ही इसकी ग्रेड अलग अलग हो सकती है फिर भी ये यहाँ मिलने वाले बेस्ट आइटम्स में से एक है। क्योंकि उसे हर ग्रेड के पीसेस मिल गए उसे लगता है कि रैंकिंग नेम उसका मूड खराब नहीं कर सकता। काइजर के चेहरे पर ट्विस्टेड स्माइल देखकर टैंक पूछता है कि क्या सच में सब ठीक है। हमारा हीरो इसे इग्नोर करता है और उन्हें चिल रहने को कहता है। पार्टी फिर उसकी तारीफ करने लगती है कि वो कितना सेल्फलेस है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन बंद होने वाला है। शील्ड बेस्ट अपने आर्चर टीममेट से कहता है कि उसे पहले लगता था कि काइजर के बारे में रूमर्स बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं लेकिन अब वो समझ गया है कि वो कितना महान इंसान है। हमारा बॉय नोटिस करता है कि ग्रुप अभी भी वहीं खड़ा है और पूछता है कि क्या वो डंजन में ही रहना चाहते हैं। इससे वे होश में आते हैं और तुरंत पोर्टल की तरफ दौड़ते हैं। विलेज में वापस आकर वे बैक एली में एल्केमिस्ट के पास जाते हैं। स्क्वाड शॉप में एंटर करता है और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है।
काइजर काउंटर के पीछे खड़े हुडेड फिगर को देखता है और समझ जाता है कि वो काला दी एल्केमिस्ट है। उसके खराब मूड को देखकर सब क्वेस्ट को लेकर डाउट करने लगते हैं। एल्केमिस्ट उन्हें रोस्ट करना शुरू करता है, पूछता है कि क्या उन्होंने हार मान ली और याद दिलाता है कि उसे रिसर्च के लिए अभी बहुत ब्लड चाहिए। तभी हमारा बॉय ब्लड की वायल काउंटर पर पटक देता है, जिससे वो चौंक जाता है क्योंकि अभी 40 मिनट्स भी नहीं हुए। ग्रुप के कॉन्फिडेंट लुक को देखकर एल्केमिस्ट छोटी लड़की की तरह ब्लश करने लगता है। सिस्टम काइजर को इन्फॉर्म करता है कि उसे कुछ गोल्ड और उस आदमी द्वारा बनाई गई सिल्वर रिंग मिली है। इसके साथ क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और अब वे मेन कॉन्टिनेंट जा सकते हैं। सब लोग ऐसे सेलिब्रेट करने लगते हैं जैसे उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। तभी स्क्रीन पर नया नोटिफिकेशन आता है कि काइजर को कलदा से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिला है। वो उसे बाद के लिए स्टोर कर देता है और लो ग्रेड स्किल टिकट रिवॉर्ड खोलता है। स्क्रीन से अजीब लाइट निकलती है और कार्ड्स हवा में तैरते हुए रूम भर देते हैं। अपनी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी का यूज करके वो देखता है कि ज्यादातर कार्ड्स काफी ऑर्डिनरी हैं। फिर वो चार्जिंग स्लैश एबिलिटी को देखता है, वही जो उसने डेमरॉक में यूज की थी। काइजर को याद आता है कि टिकट लॉटरी कॉमन से लेकर लेजेंडरी तक रैंडम एबिलिटी देती है। तभी मैसेज आता है कि सिस्टम कुछ सेकंड्स में शट डाउन होने वाला है, जिससे हमारा हीरो चौंक जाता है। वो टाइम लिमिट को पूरी तरह भूल गया था, जो यूजर को गेम का एडिक्टेड बनने या भूख से मरने से रोकती है। काइजर यकीन नहीं कर पाता कि 10 आवर्स गुजर चुके हैं। कार्ड्स को देखते हुए वो जल्दी जल्दी उन्हें सॉर्ट करता है, जबकि सिस्टम काउंटडाउन शुरू कर देता है। जैसे ही वो स्क्रीन प्रेस करता है, सिस्टम गेम को फोर्सफुली बंद कर देता है। रियल लाइफ में वापस आकर वो कुछ पल लेता है समझने के लिए कि क्या हुआ। फिर फ्रस्ट्रेशन में ऐसे चिल्लाता है जैसे किसी ने उसे जोर से मारा हो। अगली सुबह अच्छी नींद लेने के बाद वो शांत हो जाता है और फिर मशीन में वापस जाने का फैसला करता है। ऑनलाइन आते ही वो सबसे पहले सिस्टम खोलता है, याद करते हुए कि उसने गोल्डन लाइट देखी थी। उसका मूड गिर जाता है जब वो देखता है कि कार्ड लेजेंडरी ग्रेड का नहीं था और सोचता है कि उसकी लक खराब हो रही है। लेकिन उसका दिमाग चौंक जाता है जब वो देखता है कि उसे बैकस्टैब एबिलिटी मिली है। ये ओवरपावर्ड स्किल वही कारण है जिसकी वजह से रेंज्ड फाइटर्स असैसिन से लड़ने से बचते हैं। चाहे वे कितनी भी दूरी बनाने की कोशिश करें, ये स्किल असैसिन को पलक झपकते ही पास ले आती है। काइजर पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसे ये स्किल मिल गई, जबकि वो असैसिन भी नहीं है। अगर उसे ऐसे कुछ और ओवरपावर्ड स्किल्स मिल जाएं, तो वो पूरी तरह अनस्टॉपेबल बन जाएगा। तभी एक वानबी हॉट शॉट वहां से गुजरता है और अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए खुद को प्रो प्लेयर बताता है। जब दोनों हमारे बॉय के चेहरे पर वो क्रेजी लुक देखते हैं तो वे डर जाते हैं और तुरंत 180 डिग्री टर्न लेकर निकल जाते हैं। फैंटेसी लैंड से बाहर आते ही काइजर डिसाइड करता है कि अब वो अपना नया इक्विपमेंट पहन ले। न्यू ड्रिप के साथ तैयार होकर वो सोचता है कि अब मेन कॉन्टिनेंट जाने का समय आ गया है। पोर्टल के सामने खड़े होकर उसे याद आता है कि उसने अपनी स्क्वाड को गुड बाय भी नहीं कहा। हालांकि वो उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा था, फिर भी वो इसे फेट मानकर आगे बढ़ जाता है और पोर्टल में कदम रख देता है। लोरे मोड में आते ही जो प्लेयर्स आर्ट से बचकर निकल पाए थे, वे मेनलैंड में कदम रखते ही खुश हो जाते हैं। स्टार्टर प्लेस के अनलाइक जो कंट्री बेस्ड सर्वर्स में डिवाइडेड था, यहाँ दुनिया भर के लोग एक साथ मिल सकते हैं। जर्नी की शुरुआत सिटी ऑफ रेवन से होती है। जैसे ही हमारा बॉय सिटी में एंटर करता है, कुछ नाइट्स गेट से अंदर आते हैं और एक क्रिमिनल को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि अब नए प्लेसेस और जॉब्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन उसकी बिगिनर प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी है। वेलकम मैसेजेस देकर काइजर समझ जाता है कि गेम टॉप टियर क्यों है। एक फ्रेंडली फैट्सो एनपीसी सामने आता है और उसे फ्री बियर ऑफर करता है। और भी एनपीसीज आते हैं और उसे फ्री चीजें देने लगते हैं, जिससे वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वो खुद को संभालता है और सोचता है कि ये सब बाद में करेगा। आर्म स्ट्रेच करते हुए वो सोचता है कि अब उसे हंटिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए। कुछ समय बाद वो सिटी के बाहर मॉन्स्टर्स को तेजी से खत्म कर रहा होता है। वॉरियर सेट उसे गॉब्लिन्स के खिलाफ एक्स्ट्रा डैमेज देता है और ब्रोकन पावर बफ्स भी देता है। अपनी रशिंग स्लैश एबिलिटी का यूज करके वो मॉन्स्टर्स के बीच से निकलता है और उन्हें मिंस मीट बना देता है। इतना ही नहीं, हर मॉन्स्टर को मारने के साथ उसकी ग्रेट सोर्ड और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। वेपन पहले से ही ओवरपावर्ड था, लेकिन उसका लगातार स्ट्रांग होना उसे और एक्साइटेड कर देता है। अपनी एबिलिटी स्क्रीन देखकर उसे पता चलता है कि अगला लेवल भी ज्यादा दूर नहीं है। तभी उसकी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी एक्टिवेट होती है और उसे बुशेस में छिपा एक आदमी दिखाई देता है। हिडन थग वॉरियर सेट को देखकर लार टपकाने लगता है और सोचता है कि उसे जैकपॉट मिल गया। इंतजार न कर पाकर वो नाइफ लेकर काइजर पर झपटता है, लेकिन काइजर आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। डिस्गाइज खत्म हो जाता है और हमारा बॉय उसे एक मेनेसिंग ऑरा के साथ घूरता है। वो आदमी डरकर पीछे कूदता है और अपने साथियों को अटैक करने के लिए चिल्लाता है। एक आर्चर अचानक काइजर पर एरोस चलाता है, लेकिन वे पेपर बॉल्स की तरह डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एक और आदमी एक्स लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन उसका अटैक भी आसानी से पैरी हो जाता है। हमारा बॉय फिर थग को काट देता है, जबकि बाकी दो समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। कावर्ड असैसिन तुरंत भागता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि काइजर उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स खो चुका है। काइजर को याद आता है कि ऐसे प्लेयर किलर्स पिछले गेम में भी होते थे। लगभग हर गेम में ये मिलते हैं। यहाँ तक कि किंग ऑफ गेम्स सोर्ड आर्ट ऑनलाइन में भी ऐसे कावर्ड लोग थे जो दूसरों से चोरी करते थे या सिर्फ उन्हें मारकर प्लेजर लेते थे। इस गेम में भी ये मौजूद हैं।
और हमारा प्रो गेमर इन्हें प्लेयर किलर्स पीके की जगह नूब हंटर्स कहता है। स्टोरी फिर गेम में वापस आती है, जहां हमारा हीरो उस डरे हुए चिकन के सामने खड़ा होता है जो लगभग डर के मारे भीग चुका है। नूब पीके कंफ्यूज्ड होता है कि एक साधारण दिखने वाला सोर्ड्समैन बैकस्टैब एबिलिटी कैसे यूज कर सकता है, जो आमतौर पर असैसिन की होती है। लेकिन इससे पहले कि वो इस मिस्ट्री को समझ पाता, असैसिन खुद ही मारा जाता है। काइजर उसके साथियों को भी मार देता है, जिनके नाम भी अजीब थे, जैसे नॉट योर मॉम। गेम उसे क्रिमिनल मानकर पेनल्टी देने के बजाय ये समझता है कि उसने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में था। हालांकि नूब किलर से निपटने के बाद हमारे हीरो को आर्दा में मिले अपने काइंड फ्रेंड्स की याद आ जाती है। वो अपने आइटम स्टोर कर देता है ताकि बाकी प्लेयर किलर्स का ध्यान उस पर न जाए और बाकी क्वेस्ट्स कंप्लीट करने निकल पड़ता है। बहुत कम समय में ही वो कई क्वेस्ट्स कंप्लीट कर लेता है और लेवल 17 तक पहुंच जाता है, जिससे उसके लिए वेस्ट गेट अनलॉक हो जाता है। काइजर होने के नाते तुरंत गेट पार करके रेवन के वेस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश कर जाता है। यहाँ आते समय उसे एनपीसीज ने वार्निंग दी थी कि ये हंटिंग ग्राउंड बहुत डेंजरस है और अगर वो इसके पास पहुंचे तो भागने की कोशिश करे। हमारा हीरो समझता है कि यहाँ का सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर, डेंस वुड्स, जायंट इंसेक्ट्स और एम्बुश की प्लानिंग करते गॉब्लिन्स की वजह से है। उसने जो सीखा है उसके हिसाब से ये जगह बेहद मुश्किल है, इसलिए प्लेयर्स ने रूल बना लिया है कि यहाँ आने वाले कम से कम 3 लोगों की पार्टी में आए। इसी वजह से वेस्ट गेट के सामने का एरिया लोगों से भरा हुआ है जो अपनी टीम कंप्लीट करने के लिए मेंबर्स ढूंढ रहे हैं ताकि यहाँ सर्वाइव कर सकें। कुछ अटैकर्स और टैंक्स ढूंढ रहे हैं तो कुछ हीलर्स की तलाश में हैं। लेकिन हीलर क्लास को ज्यादातर लोग अवॉइड करना पसंद करते हैं क्योंकि उसे लेवल अप करना बोरिंग और मुश्किल होता है। जब काइजर सोलो जाता है, लोग उसे ब्रोक लूजर कहकर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके पास पार्टी नहीं है, जबकि हमारा हीरो चुपचाप एक्साइटमेंट में मुस्कुरा देता है। डेंस वुड्स के अंदर वो आसानी से आगे बढ़ता है और गॉब्लिन्स को सरप्राइज अटैक में काटता जाता है। एक गॉब्लिन सोचता है कि उसका लकी डे है और जंप करता है, लेकिन मिस करके वहीं मारा जाता है। एक आर्चर गॉब्लिन उसे टारगेट करता है, लेकिन काइजर उसे आउटस्मार्ट करके अपनी ग्रेट सोर्ड फेंकता है और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा काट देता है। सोर्ड खोने और उसके इफेक्ट्स खत्म होने पर गॉब्लिन्स सोचते हैं कि अब उनके पास चांस है, लेकिन लेजेंडरी बॉय के पास बैकअप होता है। वो तुरंत एक्स इक्विप करता है और बैकस्टैब यूज करके उन्हें नीचे गिरा देता है। वो जल्दी जल्दी गॉब्लिन्स को खत्म करता है और उसकी एक्स मास्टरी भी एक लेवल बढ़ जाती है। गॉब्लिन क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसे पीछे से कुछ आने का एहसास होता है और एक बड़ा सेंटिपीड उसे खाने के लिए आता दिखाई देता है। अचानक हलचल से बर्ड्स पेड़ों से उड़ जाते हैं। काइजर हवा में छलांग लगाता है और सेंटिपीड उसका पीछा करता है। वो जोरदार वॉर क्राई करता है और अपने पूरे शरीर के साथ एक भारी वॉर करता है। सेंटिपीड को भारी डैमेज होता है और वो दूर जा गिरता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उस पर हमला करता है रिवेंज लेने के लिए। हमारा हीरो तुरंत रिएक्ट करता है और अटैक ब्लॉक कर देता है। साथ ही वो अपने लेफ्ट हैंड में बैटल एक्स मैनिफेस्ट करता है और क्रीचर को करीब से देखकर उसकी अगली अपीयरेंस नोटिस करता है। एक्स का एक हेवी स्विंग सेंटिपीड के मैंडिबल्स काट देता है और सोर्ड के 2 और वार उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। काइजर लेवल अप करता है और उसकी स्टैट स्क्रीन दिखाती है कि वो 2 लेवल ऊपर चला गया है। वो खुद से कहता है कि लेवलिंग अप आसान नहीं है, लेकिन अभी तक उसके लिए सब अच्छा चल रहा है। ज्यादातर क्वेस्ट्स क्लियर करने के बाद उसका ध्यान वेस्ट गेट क्वेस्ट्स में एक नॉर्मल क्वेस्ट पर जाता है। उसे एक लड़की का लॉस्ट पेंडेंट ढूंढने का टास्क मिलता है और वो पहले से लोकेशन जानता है, इसलिए तैयार होकर निकलता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि कई एडवेंचरर्स लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काइजर तुरंत एक ट्री को पहचान लेता है जहां पेंडेंट स्पॉन होना है। इस बीच लोग लाइन लंबी होने की शिकायत कर रहे होते हैं। इन्हीं बातों के बीच उसे ग्रीफर्स पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर की चर्चा सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि असैसिन ने रेकलेस बिहेवियर किया था, इसीलिए वो डिजर्व करता था, और उनमें से एक उसका नाम काइजर बताता है। ये सुनकर हमारे हीरो के दिमाग में कई अलार्म्स बजने लगते हैं क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वे लोग आगे कहते हैं कि उसने बैकस्टैब यूज किया जो उन्हें समझ नहीं आता। काइजर सोचता है कि इतनी अजीब बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन उसे अलर्ट कर देती है कि उसे कुछ समय के लिए लो प्रोफाइल में रहना होगा। वो समझता है कि एक सोर्ड्समैन का असैसिन स्किल्स यूज करना अनहर्ड ऑफ है और 6 ट्रेड्स होना तो और भी रेयर है। गिल्ड्स कभी चुप नहीं बैठेंगी और जैसे ही उन्हें उसके बारे में पता चलेगा वो उसे रिक्रूट करने की कोशिश करेंगी। फिर भी कुछ साइकोपैथ्स ऐसे होते हैं जो ऐसे रेयर टैलेंट को मारना ज्यादा पसंद करेंगे, खासकर अगर वो डेमरॉक के टॉप गिल्ड मेंबर्स हों। उनका एक ही रूल लगता है, जो चीज अनरीचेबल है उसे हासिल करो या डिस्ट्रॉय कर दो। वो ट्री से पेंडेंट निकालता है और खुद को याद दिलाता है कि अभी कोई भी जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। वेस्ट गेट के पास वापस आकर कमिला खुशी से चमक उठती है जब उसे उसका पेंडेंट मिलता है और वो हमारे हीरो का धन्यवाद करती है। काइजर को एक गोल्ड, कुछ एक्सपी पॉइंट्स और कमिला से एक गिफ्ट मिलता है। उसी समय वो लेवल 20 तक पहुंच जाता है और रिवॉर्ड के तौर पर एक स्किल ड्रॉ टिकट भी मिलता है। कमिला बताती है कि ये पेंडेंट उसके लिए सबसे कीमती चीज है, फिर भी वो इसे काइजर को रिवॉर्ड के रूप में देने को तैयार है। हमारा हीरो उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि इसे फिर से मत खोना। कैमिला फिर से उसे धन्यवाद देती है और जैसे ही वो मुस्कुराती है हमारे हीरो की मैक्स अफिनिटी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कमिला की अफिनिटी अचानक बढ़ जाती है। इस अचानक बदलाव से काइजर भी हैरान हो जाता है।
और चलते हुए सोचता है कि शायद वो एक छोटी लड़की है, इसलिए एफिनिटी इतनी बढ़ गई। बिना समय गंवाए वो तुरंत अगली क्वेस्ट के बारे में सोचता है। उसे वेस्ट गेट के बाहर वाले डंजन को सब्जुगेट करना है, और क्योंकि रिवॉर्ड एक ड्रॉ टिकट है, वो इस मौके को छोड़ नहीं सकता। उसी समय उसे याद आता है कि वेस्ट गेट के बाहर 2 डंजन्स हैं, एक में गॉब्लिन चीफ्स हैं और दूसरे में एंट नेस्ट है। अपनी वॉरियर स्टैट्स को देखते हुए वो गॉब्लिन्स को टारगेट करने का फैसला करता है, लेकिन दोनों डंजन्स में क्वेस्ट शुरू करने के लिए पार्टी की जरूरत होती है। हमारा हीरो जानता है कि वो अब भी अपनी असली एबिलिटीज रिवील नहीं कर सकता, इसलिए वो डंजन के पास कैजुअली जाता है। सारे एडवेंचरर्स इधर उधर भाग रहे होते हैं, डेस्परेटली लेवल 20 मेज ढूंढते हुए। इस बीच आइटम कलेक्टर्स और वेपन रिपेयर्स भी अपनी आवाजें जोड़ते हैं, जिससे पूरा एरिया क्राउडेड मार्केट प्लेस जैसा लगने लगता है। हमारा हीरो हैरान होता है जब वो प्रोडक्शन टाइप प्लेयर्स को डंजन के पास देखता है और नोटिस करता है कि थीव्स और हेडलेस ऑप्टिमिस्ट्स सबसे पहले रिजेक्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग मेजेस के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे चींटियां, उनसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हुए। हमारा हीरो याद करता है कि इस गेम में हायरार्की इस बात से तय होती है कि कैरेक्टर्स मॉब बॉसेस के खिलाफ कितने इफेक्टिव हैं, जिससे इस डंजन में मेजेस लगभग देवता बन जाते हैं। उसे ये भी समझ आता है कि यहाँ सोर्ड्समैन लगभग यूजलेस हैं। तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। वो मुड़कर देखता है कि एक प्लेयर उसे अपनी क्रू में शामिल होने का ऑफर दे रहा है अगर वो अभी भी अकेला है। काइजर कंफर्म करता है कि क्या उन्हें पता है कि वो सिर्फ एक साधारण सोर्ड्समैन है, और वे मान लेते हैं कि उन्हें ये अच्छी तरह पता है। वे बताते हैं कि वे सिर्फ क्वेस्ट के लिए डंजन रेड कर रहे हैं और उन्हें एक रैंडम मेंबर की जरूरत है। हमारा हीरो सस्पिशियस हो जाता है, लेकिन साथ देने का फैसला करता है। वो इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और प्लेयर सिस्टम स्क्रीन के जरिए उसे इनवाइट भेजता है। सिर्फ उनकी स्टैट्स देखकर ही उसे समझ आ जाता है कि ये लोग जानते हैं कि वो कौन है। कुछ मिनट पहले उन्होंने उसे क्राउड में अलग से नोटिस किया था, शायद उसके फ्लैशी रेड वॉरियर आर्मर सेट की वजह से। आमतौर पर रुकीज ऐसे गियर के साथ नहीं घूमते, जिससे बास्टर्ड सोर्ड को उसके यूजर नेम के मुताबिक एक सिनिस्टर आइडिया आया। पार्टी सीधे गॉब्लिन चीफ के हाई डिफिकल्टी लेयर में घुस जाती है, जहां कुछ टॉर्चेस ही डार्क टनल्स को हल्का सा रोशन कर रही होती हैं। डाइव की शुरुआत तब होती है जब वे बिना ज्यादा एफर्ट के पहले रेड गॉब्लिन स्काउट को गिरा देते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि चीफ अब उनकी प्रेजेंस से अवेयर हो चुका है। पार्टी लीडर और टैंक अपने हाई लेवल्स दिखाते हुए माचो बिहेवियर करते हैं। हमारा बॉय उनकी क्लीन टीम वर्क और हैवी डैमेज आउटपुट देखकर सच में इम्प्रेस्ड होता है। जल्द ही गॉब्लिन चीफ अपने रीइंफोर्समेंट्स भेजता है ताकि इन अनइनवाइटेड गेस्ट्स से निपटा जा सके। अचानक अंधेरे में दर्जनों लाल चमकती आंखें खुल जाती हैं और दीवारें कांपने लगती हैं, क्योंकि एक झुंड उनकी तरफ दौड़ता है। अचानक जेनरस बनते हुए स्क्वाड काइजर से पूछती है कि क्या वो ये वेव अकेले लेना चाहता है। वे वादा करते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो वे मदद करेंगे। मेज गर्ल भी बोलती है कि ये उनकी सिनर्जी टेस्ट करने का परफेक्ट मौका है, और वो कसम खाती है कि मुसीबत में उसे कवर करेगी। काइजर हर जगह रेड फ्लैग्स देखता है, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो सीधे गॉब्लिन हॉर्ड में चार्जिंग स्लैश के साथ कूद पड़ता है और उन्हें ऐसे काटता है जैसे प्रैक्टिस डमीज हों। लीडर की सस्पिशन कंफर्म हो जाती है। काइजर की कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स साफ दिखाती हैं कि वो एक वेटरन है, यानी वही इंसान जिसे वे ढूंढ रहे थे। स्लीजी लीडर अपने टैंक से न्यू कमर की स्किल्स इवैल्यूएट करने को कहता है, और वो कामली जवाब देता है कि ये बिल्कुल सेकंड रेट नहीं है। काइजर की डॉजिंग इंस्टिंक्ट शार्प हैं और वो ग्रेट सोर्ड के साथ भी बहुत तेजी से वाइटल पॉइंट्स टारगेट करता है। फिर भी वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जोड़ता है कि ये अभी उस लेवल पर नहीं है जहां असैसिन बॉय 69 जैसे प्रो को हारना चाहिए था। काइजर अपने रैंक के हिसाब से फास्ट है, लेकिन असैसिन्स अलग ही लेवल के होते हैं। स्टेल्थ और पॉइजन के साथ ये पीवीपी में सबसे ब्रोकन क्लासेस में से एक है, और 3 बनाम एक फाइट भी आसानी से जीत सकते हैं। मेज गर्ल उनके ओवर एनालिसिस से परेशान होकर कहती है कि रिलैक्स करो, उनका गोल बस उसे खत्म करना है। ये सुनकर लीडर टैंक को प्लान शुरू करने का सिग्नल देता है। तीनों धीरे धीरे पीछे से पास आते हैं, ऐसे दिखाते हुए जैसे बैकअप देने आ रहे हों। इस बीच काइजर पूरी तरह अवेयर रहता है, गॉब्लिन्स को काटते हुए भी सब कुछ नोटिस करता है। टीममेट्स उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो अकेले पूरा डंजन क्लियर कर सकता है। हमारा बॉय मुस्कुराकर कहता है कि वे भी इतने बुरे नहीं हैं। टैंक उसे और बटर करता है और लीडर से कहता है कि उन्हें एक हार्डकोर गेमर मिला है, लेकिन काइजर इतनी आसानी से फ्लैटर नहीं होता। उसके दिमाग में 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वे उसे बेट की तरह यूज कर रहे हैं या उसके मरने के बाद लूट लेने वाले हैं। लीडर कहता है कि आगे बढ़ते हैं, लेकिन असल में वो सही मौके का इंतजार कर रहा है जब उसे खत्म करना आसान हो। पार्टी कई वेव्स क्लियर करती है, लेकिन मेज गर्ल बार बार अपने शॉट्स मिस करती रहती है। लीडर उसे डांटता है और वो शेमलेसली गॉब्लिन्स को ब्लेम करती है। तीनों थक जाते हैं और सोचते हैं कि काइजर बहुत लकी है, जबकि काइजर खुद हैरान है कि उसका एम इतना खराब है। अब वे बॉस रूम में पहुंच जाते हैं, जो उनका आखिरी मौका है। मैसिव गेट धीरे धीरे खुलता है और एक हेवी ऑरा फैलता है। 2 एलीट गॉब्लिन सोल्जर्स सामने आते हैं, चीफ के बॉडीगार्ड्स के रूप में। लीडर काइजर को उन्हें संभालने को कहता है, जबकि वे कुछ और काम करेंगे, लेकिन अचानक काइजर गायब हो जाता है और एलीट सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टैंक चिल्लाता है कि उसने उनका प्लान समझ लिया। मेज गर्ल उसे डांटती है कि पैनिक मत करो और एनिमीज पर ध्यान दो। वे गॉब्लिन्स को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे फायरबॉल यूज करने को कहते हैं। वो स्पेल कास्ट करने लगती है, लेकिन तभी एक बड़ा बोल्डर उसकी तरफ आता है। वो मुश्किल
मुश्किल से बचती है और उस क्रीचर को देखकर फ्रीज हो जाती है जिसने उसे फेंका था। गॉब्लिन चीफ, जो डायबिटीज और डबल चिन के साथ बेहद डरावना दिखता है, जोरदार रोर के साथ सामने आता है। टैंक उससे पूछता है कि वो खड़ी खड़ी क्या कर रही है, लेकिन मेज गर्ल का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। तभी काइजर फिर से सामने आता है और शांति से पूछता है कि क्या वे लोग असैसिन बॉय के दोस्त हैं। कंफ्यूज्ड और कॉर्नर्ड होकर वो सच्चाई बता देती है, लेकिन उससे रिक्वेस्ट करती है कि पर्सनल मैटर सेटल करने से पहले डंजन क्लियर करने में मदद कर दे। आखिर ऐसा डंजन बिना फुल पार्टी के क्लियर करना लगभग इम्पॉसिबल है। काइजर सिर हिलाता है और मानता है कि लॉजिकली वो बिल्कुल सही है। वो राहत की सांस लेती है, सोचती है कि वो मान गया, लेकिन तभी 2 फुट लंबी ब्लेड सीधे उसकी चेस्ट में घुस जाती है जहां उसका दिल था। इस स्टेटमेंट के साथ काइजर साफ कर देता है कि उसे लॉजिकल ऑप्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी 2 अभी भी एलीट गॉब्लिन सोल्जर्स से लड़ रहे होते हैं और काइजर कैजुअली एक इविल डूअर को एलिमिनेट करने का रिवॉर्ड नोटिफिकेशन पाता है। वो खुश होता है कि उसका सेटअप परफेक्टली काम कर गया। जैसे ही एलीट सोल्जर्स आए, उसने पास की कॉर्प्स पर बैकस्टैब यूज किया, जिससे वो सबकी नजरों से गायब हो गया। उसके बाद वो छिपकर वेट करता रहा जब तक ट्रियो बैटल में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया। लीडर उसे डिसबिलीफ में देखता है और पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है, क्या वो सच में उन्हें अपने साथ मरने के लिए घसीट रहा है। काइजर शांत रहकर कहता है कि उसका मोटो गेस करो, जिससे वो इरिटेट हो जाता है। काइजर डैगर निकालता है और साफ कहता है कि वो बैक स्टैबिंग पैरासाइट्स के साथ काम नहीं करता। लीडर शॉक हो जाता है जब वो डैगर पहचानता है। ये असैसिन बॉय 6699 का था, अब वो काइजर के हाथ में है। हमारा बॉय मुस्कुराता है, उसे मजा आता है कि वो अपने दोस्त का वेपन पहचानता है, लेकिन लीडर कंफ्यूज्ड भी है कि एक सोर्ड्समैन डैगर क्यों यूज कर रहा है। उसके हिसाब से ये बेकार है। फिर वो पूछता है कि काइजर डंजन सोलो कैसे करेगा, क्योंकि गॉब्लिन चीफ फिजिकल डैमेज के खिलाफ बहुत रेजिस्टेंट है और डैगर से उसे हराना इम्पॉसिबल है। काइजर बस कंधे उचकाता है और कहता है कि उसका प्लान सिंपल है। ब्लीड जैसे स्टेटस इफेक्ट्स फिजिकल डैमेज नहीं माने जाते और यही उसकी जीत की कुंजी है। लीडर चिल्लाता है कि ब्लीड से हाई रैंक बॉस को नहीं हराया जा सकता। काइजर मुस्कुराकर कहता है कि वो कोई सिंपल ब्लीड यूज नहीं कर रहा। अगले ही पल वो गायब हो जाता है और आगे प्रकट होता है। लीडर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी हेल्थ तेजी से गिरने लगती है। काइजर और उसके बीच स्टैट गैप बहुत ज्यादा है और जितना गैप ज्यादा होगा, ब्लीड उतना स्ट्रांग होगा। एलीट सोल्जर और लीडर दोनों खून खांसने लगते हैं। लीडर गुस्से में गेम डिजाइन को कर्स करता है। लेवल गैप सिर्फ 4 का है, फिर भी डैमेज इतना ज्यादा है, इसका मतलब कोई हिडन फैक्टर है। काइजर शांत खड़ा होकर अपने स्किल का असर देखता है। ये एक नॉर्मल लेवल 20 स्किल था, लेकिन इसमें एक रेयर कंडीशन थी जिससे इफेक्ट स्टैक हो सकता है। स्टेटस इफेक्ट्स का स्टैक होना रेयर होता है, लेकिन काइजर के स्किल्स और वेपन्स का कॉम्बिनेशन ब्लीड डैमेज को कई गुना बढ़ा देता है। लीडर इसे समझ नहीं पाता और उसे हैकर कहता है। मरते समय वो काइजर को चीटिंग बास्टर्ड कहता है, जो आयरॉनिक है क्योंकि उसका खुद का नाम बास्टर्ड सोर्ड है। लीडर के गिरते ही टैंक पैनिक में उसका नाम चिल्लाता है। उसके चेहरे से साफ है कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया। प्लान परफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अब उसके साथी मारे पड़े हैं। उसे देर से समझ आता है कि वे हंटर्स नहीं थे। काइजर शुरू से उन्हें कंट्रोल कर रहा था। जब तक टैंक भागने के बारे में सोचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारी आर्मर पहने हुए फाइटर्स उसके डैगर के एक साफ स्लैश के बाद आलू की बोरियों की तरह गिर जाते हैं। खून बहने के बावजूद वह लड़खड़ाते हुए अपने घुटनों पर लौटता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुश्किल से जिंदा रह पाता है और फिर मर जाता है। इसके साथ ही हमारा लड़का चालाक प्लेयर्स और एलीट गॉब्लिन सोल्जर्स दोनों को खत्म कर देता है। गॉब्लिन चीफ, जो अब तक साइडलाइन से चुपचाप देख रहा था, अचानक याद करता है कि वह भी इस लड़ाई का हिस्सा है। अपने सबसे वफादार गार्ड्स को गिरते देख बॉस गुस्से में एक जोरदार दहाड़ निकालता है। काइजर एक बार सांस छोड़ता है, याद करते हुए कि अब भी उसे इस गुस्सैल मोटे से निपटना बाकी है। क्योंकि वह पहले से ही यहाँ है, वह सोचता है कि थोड़ा मजा भी ले लिया जाए। बॉस ऊपर से कूदता है, उसे 100 साइबर ट्रक्स के वजन से कुचलने की कोशिश करता है। इसने अभी तक अपनी फिजिकल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं की है, इसलिए चेहरे पर एक साफ नी उसे पीछे की ओर गिरा देती है। चोट खाकर और शर्मिंदा होकर यह सेल्फिश डिफेंस एक्टिवेट करता है और आने वाले सारे फिजिकल डैमेज को लगभग खत्म कर देता है। बिना हिचकिचाए काइजर फिर से अपनी थीफ स्किल इस्तेमाल करता है और बॉस पर कई एंगल से वार करता है। पहले की तरह गॉब्लिन चीफ से खून ऐसे फूटता है जैसे पानी से भरे गुब्बारे में छेद हो गया हो। वह क्रीचर गुस्से भरी नजरों से घूमता है। एक ही अटैक में अपनी आधी हेल्थ गायब होते देख बुरी तरह भड़क जाता है। उसकी नजरें काइजर से मिलती हैं, जिसकी आंखों में कसाई जैसी किलर स्टेयर है, जैसे वह तय कर रहा हो कि अगला कौन सा जानवर बारबेक्यू पर जाएगा। चीफ का गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है। घबराई हुई चीख के साथ वह मुड़कर भागता है। इतिहास में पहली बार बॉस अपनी ही लड़ाई से भागता है। हमारा लड़का बैकस्टैब का इस्तेमाल करके दूरी खत्म करता है, जबकि गॉब्लिन पीछे मुड़कर देखता है, सोचता है कि वह बच गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी डबल चिन वापस आगे घुमाता है, उसे एग्जीक्यूशनर उसके जूसी नेक के इंचों पास मिलता है, पोर्क कटलेट्स बनाने के लिए तैयार।
गॉब्लिन चीफ डर के मारे चीखता है, जैसे वह सीधा हेल जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ गया हो। सिस्टम उसे उसकी जीत की जानकारी देता है और यह भी कि उसका लेवल बढ़ गया है। उसे चीफ की गंदी पसीने से भरी बेल्ट भी मिलती है, लेकिन वह खुश है क्योंकि उसे वैसे भी एक चाहिए थी। हमारा हीरो सोचता है कि वह यहाँ रैंक्ड स्पॉट भी ले सकता था, हालांकि कोई टाइम लिमिट नहीं था, इसलिए वह इस बात को छोड़ देता है। यह बात उसे थोड़ा परेशान करती है, लेकिन फिर वह यहाँ मिलने वाले रिवॉर्ड्स पर ध्यान देता है। शील्ड उठाते हुए उसे एहसास होता है कि उन थग्स ने अपने गियर पर बहुत पैसा खर्च किया था। यहाँ तक कि लीडर की स्वॉर्ड भी टॉप टियर थी। भले ही वह आदमी अपने नाम के लायक था, अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही वह एक नेकलेस उठाकर जांचता है, उसकी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और दूर कुछ पकड़ लेती है। पहले वह सोचता है कि शायद कोई स्टेल्थ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रोशनी उसके लिए बहुत ज्यादा तेज लगती है। जब वह उसकी तरफ बढ़ता है, सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक हिडन डंजन खोज लिया है, जो उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। लोअर मोड में वापस जाते हुए डंजन्स को ग्रेड्स में बांटा जाता है और उनमें सबसे लेजेंडरी और रेयर हिडन डंजन्स होते हैं। एक्सप्लोरर क्लास वाले प्लेयर्स भी इन्हें ढूंढने में लगभग गंजे हो जाते हैं। इनके एंट्रेंसेस अजीब जगहों पर होते हैं और इनके अंदर जाने के लिए कुछ बहुत अजीब स्पेशल कंडीशंस होती हैं। वापस हमारे लड़के पर आते हुए वह शॉक्ड हो जाता है कि इस डंजन की कंडीशंस कितनी इंसेन हैं। एक ऐसे डंजन में जिसे आमतौर पर पार्टी की जरूरत होती है, उसे इसे सोलो रहते हुए डिस्कवर करना था, लेकिन फिर वह खुद से कहता है कि वरना ये वर्थ इट नहीं होता। जब वह देखता है कि इस हिडन डंजन के रिवॉर्ड्स हीरोग्रा हैं, तो वह पूरी तरह जोश में आ जाता है कि वह इसे हर हाल में क्लियर करेगा। इस गेम के एक वेटरन फ्रीड ने कहा था कि हिडन डंजन में जाना ऐसा है जैसे अपना सिर किसी प्रेडेटर के मुंह में रखना। कई प्लेयर्स मानते हैं कि जैसे ही तुम किसी बीस्ट के सामने गार्ड नीचे करते हो, वह अपने जबड़े बंद करके तुम्हारा सिर कुचल देगा। हिडन डंजन एक कमुफ्लाज किए हुए प्रेडेटर की तरह होता है, जो अपने शिकार के उसके खुले मुंह में आने का इंतजार करता है। वापस हमारे लड़के पर आते हुए काइजर डंजन के अंदर जाता है और तुरंत एक डीबफ से प्रभावित हो जाता है, जो उसे टनल विजन दे देता है। हालांकि उसका हीरो ट्रेट फिर एक्टिवेट हो जाता है, कर्स को खत्म कर देता है और उसकी B6 का 20 विजन वापस ला देता है। ये बदतमीज स्वागत उसे और ज्यादा जोश से भर देता है। एक हुड पहने गॉब्लिन फिर बोलता है, उसे बिना किसी डर के उसकी लहर में आने के लिए बहादुर कहता है। आमने सामने आते ही काइजर सभी गंदे अनडेड गॉब्लिन्स और स्पाइडर्स को देखता है और तुरंत घिन महसूस करता है। उसकी रिएक्शन देखकर शामन गॉब्लिन और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। हालांकि हमारा लड़का शॉक्ड हो जाता है कि वह एक नेम्ड बॉस है। भले ही यह हाई लेवल डंजन है, लेकिन नेम्ड बॉस उससे भी कई गुना ऊपर होता है। फिर उसे याद आता है कि ड्रैगन को हराने पर उसे क्या रिवॉर्ड्स मिले थे, और वह इस बार मिलने वाले रिवॉर्ड्स के बारे में सोचकर लार टपकाने लगता है। गॉब्लिन फिर मोनोलॉग शुरू करता है, सोचता है कि आखिर ये ह्यूमन इस जगह तक कैसे पहुंचा। वह बता सकता है कि काइजर कोई एक्सप्लोरर नहीं है, और ये भी नोटिस करता है कि उसके अंदर कई अलग अलग ऑरास मिली हुई हैं। ये बात हमारे हीरो को अच्छा सरप्राइज देती है कि गॉब्लिन जितना दिखता है उससे ज्यादा स्मार्ट है। शमन फिर सीरियस हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि काइजर यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इसके साथ ही वह अपनी अनडेड आर्मी छोड़ देता है, लेकिन हमारा लड़का बस वहीं खड़ा रहता है और जवाब देता है कि वह मॉन्स्टर को सबक सिखाएगा। अपनी बैक स्टैब एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए वह शामन को चेतावनी देता है कि रेंज्ड फाइटर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए जब वह मीली फाइटर से भिड़ रहा हो। फिर वह शामन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर तैयार रहता है क्योंकि वह अपने एक अनडेड सोल्जर को उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे वह एक्सप्लोड हो जाता है। हालांकि शामन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है जब हमारा लड़का इटाची की तरह फिर से उसके पीछे प्रकट हो जाता है। उसके हाथ में नाइफ देखकर शामन समझ जाता है कि उसे काट दिया गया है। काइजर उसे चिढ़ाता है, गॉब्लिन को याद दिलाता है कि उसने पहले ही उसे अलर्ट रहने को कहा था। गॉब्लिन नेक्रोमेंसर फिर सीरियस हो जाता है क्योंकि वह अपने और सोल्जर्स को हवा में उठाकर हमारे लड़के की तरफ भेजता है। इस बीच हमारा हीरो आसानी से उन मॉन्स्टर मिसाइल्स को डॉज करता है क्योंकि वह अटैक की डायरेक्शन और उस कचरे की प्लानिंग पहले ही समझ लेता है। उसी समय काइजर एक दीवार के खिलाफ धकेल दिया जाता है। शामन जश्न मनाना शुरू करता है। ये डिक्लेयर करता है कि अब अंत आ गया है और अपने और अनडेड सोल्जर्स को एक्सप्लोड कर देता है। ब्लैक शामन अपनी जीभ क्लिक करता है, साफ तौर पर डिसअपॉइंटेड कि उसे इतना इंटरेस्टिंग टेस्ट सब्जेक्ट जिंदा पकड़ने का मौका नहीं मिला। जैड उसे रेकलेस और एरोगेंट होने के लिए दोष देता है। उसका वह स्मग कंपोजर जल्दी गायब हो जाता है जब जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था, वह आदमी अचानक पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। वह यहीं नहीं रुकता, वह झुककर शामन को याद दिलाता है कि अब वह कोई स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। थोड़ा मजा लेने का फैसला करते हुए वह डैगर को हटा देता है और उसे खत्म करने की बजाय जियाड को अपने बेयर हैंड से पीटना शुरू कर देता है। एक जोरदार पंच उस दुबले शामन को उड़ा देता है। उसकी पीठ दीवार से जोर से टकराती है। क्रीचर कराहता है, शायद उसने पहले कभी ऐसा बुलिंग महसूस नहीं किया था। उसके ऊपर खड़े होकर एक सख्त और अडिग नजर के साथ काइजर साफ कर देता है कि इस जगह का असली बॉस कौन है। जियाड अपनी बची हुई थोड़ी सी प्राइड को पकड़ कर रखता है, बड़बड़ाता है कि वह एक दिन इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेगा। काइजर उसके जवाब में लिवर पर एक साफ हुक मारता है।
उसकी बची हुई प्राइड भी खत्म कर देता है। फिर वह पंचेस की एक छोटी बराज करता है जब तक शामन हाफने नहीं लगता और सच में टाइम आउट मांगता है। ये बदसूरत क्रीचर फिर उसे लेक्चर देने की हिम्मत करता है, दावा करता है कि ऐसी वायलेंस जो हड्डियां तोड़ दे इलीगल होनी चाहिए, तो जो वह कर रहा है वह बहुत गलत है। काइजर बस उसे घूरता है, समझने की कोशिश करता है कि इस बॉस को किस तरह के स्क्रिप्ट के साथ प्रोग्राम किया गया था। ये कावर्ड उस हीरोइक ग्रेट स्पेशल डंजन बॉस की इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाता जिसकी उसने उम्मीद की थी। उस पहले कॉप्स एक्सप्लोजन के अलावा जो टॉप एक्सप्लोरर्स को एक ही वार में मार सकता था, ये ब्लैक गॉब्लिन शामन काफी कमजोर लगता है। जब काइजर एक पल के लिए सोच में खो जाता है, शामन चुपचाप अपनी टूटी हुई हड्डियों को ठीक करता है। फिर वह पीछे खिसक जाता है, दूरी बना लेता है और उसे हैरानी में छोड़ देता है। जियार्ड का कॉन्फिडेंस जल्दी लौट आता है, दावा करता है कि पीछे हटना एक कैलकुलेटेड मूव था ताकि उसका गार्ड नीचे आए। उसके चेहरे पर एक डार्क ग्रिन फैल जाती है क्योंकि काला फॉग शमन के स्पेशल ट्रेट से पैदा हुआ उनके आसपास के इलाके को निगलने लगता है। काइजर को सिस्टम वार्निंग मिलती है कि यह ट्रेट टेम्पोरेरली बॉस की रैंक बढ़ा देता है। वह ज्यादा चिंतित नहीं होता, उसके दिमाग में एक हीरोइक रैंक लूजर अगर रैंक अप भी कर ले तो भी लूजर ही रहता है। ये कहते हुए वह खड़ा रहकर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने देने वाला नहीं है, खासकर जब हीरोइक प्लस मॉन्स्टर्स को गिराने के लिए आमतौर पर फुल रेट टीम्स चाहिए होती हैं। इसलिए वह पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है, इसे और बढ़ने से पहले खत्म करने के इरादे से। लड़ाई से पहले उसने अपने सारे स्टैट पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए, उसे 100 से ऊपर पुश कर दिया। इसके ऊपर वॉरियर सेट गॉब्लिन टाइप मॉन्स्टर्स के खिलाफ बोनस डैमेज देता है और बॉसेस के खिलाफ एक्स्ट्रा बूस्ट भी। जियार्ड ब्लैक भले ही टफ हो, लेकिन ऐसा रॉ डैमेज ड्यूरेबिलिटी की परवाह नहीं करता। वह ग्रेट सोर्ड को एक डिसाइसिव स्विंग में नीचे लाता है और ब्लेड गॉब्लिन शामन को सीधा 2 हिस्सों में काट देती है। बस ऐसे ही सीक्रेट डंजन क्लियर हो जाता है और उसके एडवेंचरर स्टोम में रिकॉर्ड हो जाता है। इसे जीतने वाला पहला एक्सप्लोरर होने के नाते उसे हीरोइक ग्रेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आखिरकार कुछ सही लूट मिलता है, जैसे शामन की रोब और एक ऑर्ब जिसमें उसकी सोल है। फिर वह एक अजीब आइटम नोटिस करता है जिसका नाम ट्रेस ऑफ अ फॉरगॉटन क्लैन है, जिसके साथ कोई ग्रेड अटैच नहीं है। डिस्क्रिप्शन भी वेग है, उसे डेमरॉक में मिले अनआइडेंटिफाइड ड्रॉप आइटम्स की याद दिलाती है। उसे असाइड रखते हुए वह फाइनल रिवॉर्ड की ओर बढ़ता है। पहली नजर में वह सोचता है कि अनआइडेंटिफाइड मॉन्स्टर कार्ड कोई स्टैट बूस्ट या एन्चांटमेंट देगा, लेकिन जैसे ही वह उस पर क्लिक करता है, यह रिवील करता है कि यह एक हीरोइक ग्रेट गार्डियन कार्ड है जो गॉब्लिन शामन को खुद समन करता है यूजर की प्रोटेक्शन के लिए। काइजर की एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो जाती है। वह खुश नहीं है कि एक अगली गॉब्लिन उसके पीछे पीछे घूमेगा। उसने कुछ ज्यादा कूल सोचा था, जैसे ड्रैगन या टाइगर गार्डियंस जो उसके फॉर्मर टीममेट्स दिखाते थे। फिर भी वह जल्दी जज करने की बजाय इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। जिहाद ब्लैक द डार्क शामन की जगह जो सामने आता है वह जिहाद ब्लैक पोकेमॉन कलेक्टर एडिशन है। एक छोटा प्लश वर्जन जो कंफ्यूजन में ब्लिंक करता है उसी ह्यूमन को देखता है जिसे उसने कभी मारने की कोशिश की थी। फर्क बस इतना है कि अब काइजर उसके ऊपर टावरिंग है। काइजर अपने इस मिनिएचर क्लाउन गार्डियन को देखकर फेस पाल्म करता है। कम से कम डेवलपर्स इसे इंटिमिडेटिंग बना सकते थे। बेबी ब्लैक साफ तौर पर डिस्पेयर में फ्लोर पर गिर जाता है, एक डर्टी ह्यूमन की सेवा करने के विचार से ही ऑफेंडेड। इसके लिस्टेड ट्रेड्स भी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं हैं, जिनमें बुली द वीक और अपॉर्चुनिस्ट सबसे ऊपर हैं। गार्डियन की शुरुआत बहुत लो लॉयल्टी से होती है, जिससे यह अनोइंग लिटिल ग्रेमलिन रिवॉर्ड से ज्यादा पनिशमेंट लगता है। और बुरा यह कि सिस्टम उसे वार्न करता है कि यह छोटा ट्रेटर मौका मिलते ही उसे बैकस्टैप करने से नहीं हिचकेगा। ट्रेड के स्मग चेहरे की एक नजर ही काइजर को समझा देती है कि वह इसे बिना निगरानी के घूमने नहीं दे सकता। हमारा लड़का धीरे धीरे मिनिएचर गार्डियन की तरफ बढ़ता है, जबकि छोटा शरारती उस टावरिंग ह्यूमन को साफ इरादे के साथ आते देखता है। वह छोटा रास्कल पूछता है कि एक फिल्थी ह्यूमन उसके जैसे महान व्यक्ति के साथ क्या करने वाला है। काइजर बस पलकें झपकाता है। इस अगली पोकेमॉन की हिम्मत कि वह अपने मास्टर को फिल्थी कहे लगभग इम्प्रेसिव है। जियार्ड जल्दी ही चुप हो जाता है, समझ जाता है कि उसने हद पार कर दी है। ये तय करते हुए कि ब्रेन डेड शामन को तुरंत सुधार की जरूरत है, काइजर उसे वर्ड मास्टर का असली मतलब सिखाने के लिए एक बहुत हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन शुरू करता है। जल्द ही इंटेंसिव एजुकेशन की साफ आवाजें केव में गूंजने लगती हैं और जीट के लॉयल्टी पॉइंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, एक एक पेनफुल लेसन के साथ। उस लंबे गेमिंग सेशन के बाद हमारा प्रोटोगोनिस्ट आखिरकार अपने मैन केव से बाहर निकलता है। वह खिड़की से बाहर देखता है, हैरान होता है कि सूरज पहले ही ढल रहा है और उसे जोर की भूख लगी है। एक डेडिकेटेड गेमर की तरह वह नीचे जाता है अपनी मॉम से पूछने कि क्या उसके लिए कुछ बचा है। इसके बजाय वह अपनी सिस्टर को काउच पर आराम करते हुए पाता है, कैजुअली चिप्स का आखिरी बैग खाते हुए। उसे लूजर कहने का मन करता है, लेकिन एक फेलो नोइफ होने के नाते वह शांति चुनता है। उसके बगल में काउच पर बैठते हुए वह पूछता है कि वह क्या देख रही है। वह लगभग चोक कर जाता है जब वह कहती है कि वह भी गॉस खेलती है। जाहिर तौर पर यह इतना ट्रेंडी है कि अब हर कोई इसे खेलता है।
है और वह पहले ही लेवल 71 पर है। डोजून का दिमाग यह सुनकर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह काफी समय से खेल रही होगी। असल में नहीं, वह उस लेवल तक 6 महीनों में पहुंची क्योंकि उसके किसी दोस्त ने उसे पूरे समय कैरी किया। जिज्ञासु होकर वह पूछता है कि क्या सच में लेवल 70 तक अपने दम पर पहुंचने में इतना समय लगता है। हमेशा की तरह रूथलेस वह जवाब देती है कि प्रोग्रेस धीमी हो जाती है जब तुम दिन में 10 घंटे गेमिंग पॉड में रहने के बजाय कभी कभी बाहर भी जाते हो। वह समझ नहीं पाता कि इसे इंसल्ट माने या कॉम्प्लीमेंट। तभी लाइव स्ट्रीम बदलकर हीरो गिल्ड के न्यूज सेगमेंट पर आ जाता है। उसकी सिस्टर उत्साहित होकर कहती है कि यह उसकी उम्र के प्लेयर्स के बीच नंबर 1 गिल्ड है, यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी में माइल को भी टक्कर देती है। यह बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि गिल्ड टॉप 10 लीडर बोर्ड्स में भी नहीं है। 10 में से 10 वाला गिल्ड मास्टर स्क्रीन पर आता है। वह उसे समझाती है कि हीरो गिल्ड की फेम का अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। असल में वहाँ के लोग बस बहुत हॉट हैं। जब वह प्रैक्टिकली गिल्ड मास्टर वेर्जा पर ला टपकाते हुए उसे गर्ल्स के लिए अल्टीमेट गिल्ड कहती है, ड्यून स्क्रीन को घूरता है। उस आदमी के बेसिक के पॉप ई बॉय लुक के अलावा उसे कोई खास बात नजर नहीं आती। उसकी सिस्टर जोर देकर कहती है कि वह हैंडसम और कूल है, 2 ऐसे शब्द जो कोई लड़की अपने भाई के लिए कभी नहीं कहेगी। चिढ़कर दोहन सोचता है कि यह बात एक सॉलिड 6 के मुंह से आ रही है, जिसका सबसे बड़ा टैलेंट पूरे शाम काउच पर बैठना है। वह जोड़ती है कि उसके गिल्ड का यूट्यूब चैनल वेर्जा की ऑरा की वजह से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। डोही उसे कंफ्यूज्ड होकर देखता है तो वह समझाती है कि लगभग हर गिल्ड व्यूज पाने के लिए यूट्यूब पर स्ट्रीम करता है। बड़े वाले तो रेगुलरली मिलियंस में व्यूज लाते हैं। यह सुनकर उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे लोग बहुत पैसा कमा रहे होंगे। वह कैजुअली कंफर्म करती है कि वह आदमी सिर्फ यूट्यूब से ही महीने का 1 बिलियन कमा सकता है। यह सुनकर डोयन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है, क्योंकि वह सोचने लगता है कि इतने पैसों में वह कितने KFC बकेट्स खरीद सकता है। उस प्रिटी बॉय से पूरी तरह हार मानकर वह अपने कमरे में लौटता है और रियलिटी से बचने के लिए फिर से लॉग इन करता है। इस बार वह अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करने का फैसला करता है। उम्मीद करता है कि उसे कुछ बैंगर क्लिप्स मिलेंगे। जियाड भी जाग जाता है, खुशी खुशी अपने मास्टर को गुड मॉर्निंग कहता है। दोहन की घूरती नजर छोटे गॉब्लिन को उसकी पिछली हैंड्स ऑन एजुकेशन याद दिलाती है, और उसे संबोधित करते समय प्रॉपर ऑनोरिफिक्स इस्तेमाल करने के लिए भी। जियाड पसीना बहाने लगता है, लेकिन डोही शामन को थोड़ा डील देने का फैसला करता है। वह उसे रोप फेंक देता है ताकि उसके पास पहनने के लिए कुछ हो, क्योंकि वह खुद अभी इसे पहन नहीं सकता। ग्रेटिट्यूड दिखाने के बजाय छोटा रास्कल लॉयल्टी खो देता है और फ्रीडम पाने के लिए उसे स्टैब करने के प्लान्स बनाने लगता है। हालांकि पिछले दर्द की एक छोटी सी याद उसे तुरंत ठीक कर देती है, और जियाड अपने मास्टर की काइंडनेस के लिए सही तरीके से ग्रेटिट्यूड दिखाता है। फिर वह पूछता है कि उनका गेम प्लान क्या है। वह उसे बताता है कि उन्हें बहुत काम करना है। वे लेयर के एक और हिस्से में जाते हैं जहां वह सभी गॉब्लिन्स को बेरहमी से मारता है। जियाड को उनके लिए थोड़ा पिटी महसूस होता है। सब कुछ साफ करने के बाद वह उसे कुछ नया ट्राई करने का आदेश देता है। वह शामन को कहता है कि वह अपने सारे लूट नीचे गिराए और उन गॉब्लिन्स को रिजरेक्ट करने की कोशिश करे जिन्हें उसने अभी मारा है। शामन सब कुछ फेंक देता है और एक स्पेल कास्ट करता है जो उसके छोटे चेहरे के लिए काफी सीरियस लगता है। हैरानी की बात है कि यह काम करता है और एक रेड गॉब्लिन जमीन से उठता है। जिहाद इसे 2 बार और दोहराता है और कंफर्म करता है कि उसकी करंट स्टेट में यही उसकी आर्मी की लिमिट है। फिर भी अनडेड आर्मी का यह आइडिया उसे काफी दिलचस्प लगता है, क्योंकि इससे शामन उसकी उम्मीद से ज्यादा यूजफुल हो जाता है। बिना परमिशन के शामन अपने रेजरेक्टेड सब्जेक्ट्स को आदेश देना शुरू कर देता है, अपने मास्टर को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। जब वह पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं, जियाड खुशी खुशी बताता है कि उन्हें सारा लूट खुद उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटा रास्कल सर्वेंट्स मिलते ही तुरंत काम थोपने लगता है, जो उसे इरिटेट करता है। वह जियाड को बताता है कि लेवल 2 पर पहुंचते ही वह इलीट मॉन्स्टर्स फार्म करने वाला है। जियाड उसे सरप्राइज करता है, कैजुअली बताता है कि उसे पहले से पता है कि सभी एलिट्स कहाँ इकट्ठा होते हैं। जाहिर है वे इतने लेजी हैं कि ज्यादातर समय एक ही जगह पर कैंप करते रहते हैं। यह सुनकर हमारा लड़का चौड़ी मुस्कान देता है, क्योंकि उसे एक शानदार आइडिया मिल गया है। इलीट मॉब्स के एक जगह इकट्ठा होने की बात सुनकर काइजर एक प्लान बनाता है। जिहाद की मदद से वह जंगल पार करता है और आइडियल हंटिंग ग्राउंड ढूंढ लेता है। वे एक ऐसे कैंप पर पहुंचे जहां के मॉन्स्टर्स गॉब्लिन्स जैसे दिखते थे, लेकिन थोड़े ज्यादा ह्यूमनॉइड थे। जिहाद ने अपने मास्टर से कंफर्म किया कि क्या यही वो चीज है जिसे वे ढूंढ रहे थे। उस कैंप को देखते ही काइजर्स चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। इस एनकैंपमेंट को ढूंढते ही अचानक क्वेस्ट ट्रिगर हुआ, ट्रायल ऑफ द वॉरियर्स। इस क्वेस्ट को क्लियर करने पर उसे 100 गोल्ड, कुछ स्किल XP और एक इंटरमीडिएट स्किल ड्रॉ टिकट मिल सकता था। अगर गॉटचा टिकट्स शामिल हों तो तुम जानते हो कि ये आदमी उन्हें पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। 48 घंटे की टाइम लिमिट का 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना वह एनकैम्पमेंट की ओर दौड़ पड़ा, जिससे इलीट मॉब्स उसकी मौजूदगी से अलर्ट हो गए। अब चुपके से चलने की कोई जरूरत नहीं थी, वह सीधे पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। इलीट मॉब्स के क्रेडिट में कहना होगा कि वे डगमगाए नहीं और तुरंत अपने हथियार उठा लिए। उसने परफेक्ट टाइमिंग के साथ पहले अटैक को साइड स्टेप किया। अपने एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए काइजर ऊपर से हमला करता है।
अपनी ग्रेट सोर्ड अभी भी शीथ में होने के बावजूद उसने अपने घुटने से मॉन्स्टर के चेहरे पर जोरदार वार किया। उसने कई दांत तोड़ दिए और उस बेचारे मॉब की नाक बिगाड़ दी। पीछे देखे बिना काइजर्स ध्यान बाकी कैंप की तरफ चला गया। इस बार उसने अपने इन्वेंट्री से लूटेड डैगर को बिना रुकावट समन किया। सिर्फ एक बार वाइटल थ्रस्ट का इस्तेमाल करके उसने तेजी से 3 मॉन्स्टर्स के वाइटल्स चीर दिए। जो अटैक्स जानलेवा नहीं थे, उन्होंने भी खतरनाक ब्लीडिंग स्टेटस छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में उसने पूरे एलीट मॉब कैंप को घटाकर सिर्फ एक डेस्परेट मॉन्स्टर तक सीमित कर दिया। अपनी स्टैक्ड स्ट्रेंथ को मॉन्स्टर की ब्लेड स्किल के खिलाफ टेस्ट करते हुए काइजर ने अपने डैगर से ब्लॉक किया। वह बीस्ट हैरान रह गया जब उसका पूरा स्विंग एक छोटे वेपन द्वारा रोक दिया गया। पूरी तरह खुला छोड़ते हुए काइजर ने उसके पेट में जोरदार किक मारी, जिससे उस बेचारे की सांस रुक गई। अपने अचानक एम्बुश को खत्म करने के लिए उसने अपना मेन वेपन उठाया। उसने रेड ग्रेट सोर्ड को पूरी ताकत से घुमाया और बीस्ट से उसका आखिरी वॉर क्राई निकलवाया। काइजर ने उसे बिना किसी रेजिस्टेंस के 2 टुकड़ों में काट दिया। अपने पहले चार्ज से लेकर अंतिम किल तक उसने सिर्फ कुछ ही सेकंड में पूरे कैंप को खून से रंग दिया और काम खत्म कर दिया। जिहाद सुरक्षित दूरी से देख रहा था कि उसका पागल मास्टर बिना पसीना बहाए इलीट मॉब ट्रूप को खत्म कर रहा है। उसने पहले भी वेस्टर्न फॉरेस्ट में इस आदमी का डर महसूस किया था। उसे इंसान कहना गलत होगा, इसे डीमन कहना ज्यादा सही रहेगा, खुद शैतान का रूप। काइजर ने अपनी ब्लेड जमीन में गाड़ दी और अपनी सेंसेस को चारों तरफ फैलाया। अब जब वॉरियर्स खत्म हो चुके थे, अगला खतरा किसी भी पल सामने आने वाला था। जैसा उम्मीद था, हिडन फील्ड बॉस गॉब्लिन ग्रेट वॉरियर कुरुक जंगल से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसका क्वेस्ट अपने आप अगले लेवल पर चेन हो गया। ट्रायल ऑफ द ग्रेट वॉरियर। कुरुक एक नेम्ड इलीट हिडन फील्ड बॉस था, बॉडी एनहांसमेंट और बर्जर्कर स्किल्स वाला एक महान योद्धा। एक सामान्य प्लेयर इस मॉब को देखकर डर के मारे कांप जाता, लेकिन काइजर के लिए वह सिर्फ एक चलता फिरता लूट बैग था। उसने अपनी ग्रेट सोर्ड उठाई और बॉस की ओर दौड़ पड़ा। जिहाद ने उसे वार्न करने की कोशिश की कि इतने बड़े फील्ड बॉस को अकेले लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके मास्टर ने नहीं सुना। कुरुक की आईसी वॉर एक्स में खतरनाक शक्ति भरी हुई थी। जैसे ही उनकी तलवारें टकराती, काइजर्स ग्रेट सोर्ड टूट सकती थी। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए काइजर ने सीधे टकराव से बचते हुए अपनी सोर्ड मास्टरी दिखाई। कुरुक चौंक गया क्योंकि वह एक ही वार में लड़ाई खत्म नहीं कर पाया। जिहाद भी हैरान रह गया। वॉर एक्स के टकराने से ठीक पहले काइजर ने अपनी सोर्ड का एंगल बदलकर अपने वेपन को बचा लिया। उसने सिर उठाकर उस बड़े गॉब्लिन को ताना मारती नजर से देखा। यह चाल काम कर गई। कुरुक ने गुस्से में एक्स ऊपर उठाया और दूसरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। करीब की दूरी पर काइजर ने गॉब्लिन के ठंडे वेपन की सारी मोमेंटम खत्म कर दी। वे दोनों बिना किसी फैंसी फुटवर्क के आमने सामने लड़ते रहे। वे बस वहीं खड़े होकर एक दूसरे पर वार करते रहे। जिहाद ने अपनी 100 साल की जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। काइजर अपनी इमैक्युलेट पैरी के इस्तेमाल की वजह से ना तो कट रहा था और ना ही उड़ाया जा रहा था। वह प्योर स्किल से हर अटैक को नुकसान पहुंचाने से पहले ही खत्म कर रहा था। जैसा कि तुम जानते हो, पैरी करना एक पावरफुल लेकिन रिस्की चाल होती है। अगर टाइमिंग थोड़ा भी गलत हो जाए तो यह फेल हो जाता है। ये सोर्ड्समैन के लिए बहुत कम डिफेंसिव स्किल्स में से एक है। ज्यादातर प्लेयर्स इसे प्रिडिक्टेबल नॉर्मल मॉब्स को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कंडीशन सही हो और यूजर स्किल्ड हो तो एक सिंपल पैरी भी लेजेंडरी स्किल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी लो सक्सेस रेट और कॉम्प्लेक्सिटी के कारण लगभग कोई भी सोर्ड्समैन इसे रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं करता। काइजर को यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्किल एक लो टियर गॉचा ड्रॉ से मिल गया था। जैसे ही रूथलेस स्ट्राइक का कूलडाउन खत्म हुआ, करॉक ने फिर से एक खतरनाक वार किया। इस बार काइजर ने उसे खाली जमीन पर लगने दिया और तुरंत उस बेवकूफ गॉब्लिन के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। जब तक करॉक को फ्लैंक से आने का एहसास हुआ, काइजर पहले से ही एक पागल ग्रीन के साथ जश्न मना रहा था। जिहाद ने देखा कि उसका मास्टर आसानी से उस बॉस को खत्म कर रहा था जिसे हराने के लिए कई प्लेयर्स की जरूरत होती। एक जबरदस्त क्रेसेंट स्विंग के साथ उसने उस बड़े ब्रूट का सिर उड़ा दिया। हिडन फील्ड बॉस गॉब्लिन ग्रेट वॉरियर करू खत्म हो चुका था। काइजर ने ट्रायल ऑफ द ग्रेट वॉरियर पूरा किया और अचीवमेंट उसके एडवेंचर लॉग में दर्ज हो गया। उसे 200 गोल्ड, काफी एक्सपी और 2 इंटरमीडिएट स्किल ड्रॉ टिकट्स मिले। काइजर को बाकी रिवॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर तुरंत गॉचा टिकट्स पर गई। वह ऐसे खुश हुआ जैसे कोई केवमैन पहली बार आग खोज ले। हर बार जब वह अपने मास्टर को ऐसा करते देखता, जिहाद को शर्म महसूस होती। लड़ाई के दौरान यह आदमी डीमन की तरह सब कुछ काट देता है, लेकिन कार्ड ड्रॉ के समय दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान बन जाता है। यही होती है गैम्बलिंग एडिक्ट की जिंदगी। उसने तुरंत टिकट्स यूज कर दिए। उसके दिमाग में डोपामीन भर गया और कई स्किल्स उसके सामने आ गए। पहले कार्ड से उसे रेयर मार्शल आर्ट्स स्किल असेंडिंग ड्रैगन किक मिली। दूसरे कार्ड से बफर क्लास की रेयर स्किल स्ट्राइकिंग मिली। ये स्किल बहुत बड़ी चीज थी। स्ट्राइकिंग एक कोर बफर स्किल है जिसकी ड्यूरेशन 40 सेकंड और कूल डाउन भी 40 सेकंड है, जिससे 100% अप टाइम के साथ +40 फिजिकल अटैक मिलता। यह एक नॉर्मल सोर्ड को ग्रेट सोर्ड जैसी ताकत दे देता है बिना ड्रॉबैक्स के। काइजर ने आज जैकपॉट मार लिया था। ये स्किल उसके लिए इतनी परफेक्ट थी कि वह रो सकता था। एक डीपीएस जो खुद को बफ कर सकता है सोलो प्ले के लिए सपना होता है। असेंडिंग ड्रैगन किक तो बस एक्स्ट्रा बोनस था। वह हमेशा इस स्किल को चाहता था क्योंकि ये बहुत कूल दिखती है। इसके अलावा हिडन फील्ड बॉस ने कुरुक्स रेड लेदर टॉप और बॉटम ड्रॉप किए। दोनों हीरो ग्रेड आइटम्स थे। उसे रेड और ब्लू लेदर शोल्डर्स और कुर्स एसेंस रिंग भी मिली।
अब काइजर आखिरकार अपने पुराने गॉब्लिन सेट से अपग्रेड कर सकता था। उसने पूरा रेड और ब्लू ग्रेट वॉरियर सेट पहन लिया। इस सेट से स्लैम अटैक रेंज में 10% इंक्रीज, मेले डैमेज में 6.5% इंक्रीज और सभी स्टैट्स में पॉड 4 मिला। यह सेट दिखने में भी शानदार था। जिहाद ने उसकी तारीफ की और माना कि काइजर कभी कभी बहुत डरावना होता है। काइजर ने इसे कॉम्प्लीमेंट मान लिया। कभी कभी वह खुद भी अपनी ताकत से डर जाता है। काइजर अपनी ईगो में खोया हुआ था और जिहाद ने उससे बात करने की उम्मीद छोड़ दी। तभी नोटिफिकेशन आया कि छोटे गॉब्लिन की लॉयल्टी 1 पॉइंट कम हो गई है। काइजर समझ गया कि उस छोटे ने उसे मन ही मन इंसल्ट किया है। उसने तुरंत अपनी सोर्ड उसकी तरफ दिखाकर उसे चेतावनी दी कि अगर जीना है तो लाइन में रहना होगा। शुक्र है कि जिहाद के मामले में डर लॉयल्टी बढ़ाने का एक बहुत असरदार तरीका था। अपना गोल पूरा करने के बाद इस डिप्रेसिंग फॉरेस्ट में करने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब निकलने का समय था। भले ही उसने अभी अभी एक हिडन फील्ड बॉस को मारा था, मिस्टर रैंक 1 अभी भी अगले लूट बैग को हंट करने के लिए बेचैन था। वह पहले ही एक हासिल कर चुका था तो किल स्ट्रीक जारी रखना ही सही लगा। लेकिन अगले सिटी में जाने के लिए काइजर को पहले कॉन्टिनेंट्स ट्रायल पास करना होगा। कोइंसिडेंटली ये ट्रायल एक फील्ड बॉस हंट था जिसमें स्पाइडर क्वीन एलाइजा को हराना और लेवल 24 तक पहुंचना शामिल था। ये स्पाइडर क्वीन वेस्टर्न फॉरेस्ट में स्पॉन होती है। बाकी फील्ड बॉसेस की तरह उसके लेयर के एंट्रेंस पर हमेशा प्लेयर्स भरे रहते हैं जो अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इस समय भी लगभग 10 मिनट में होने वाले अगले स्पॉन के लिए काफी लोग इकट्ठा थे। उन्होंने सुना था कि पिछला स्पॉन ईस्टर्न वेब में हुआ था, इसलिए उम्मीद थी कि क्वीन वही पैटर्न दोहराएगी। लेकिन कुछ भी पक्का नहीं था। बॉस वेस्ट या नॉर्थ कहीं से भी आ सकती थी। क्वीन के फाइट से ठीक पहले काइजर वेब से ढके लेयर तक पहुंच गया। उसने अपने बॉल्ड गॉब्लिन से पूछा कि क्या उसे एग्जैक्ट स्पॉन पॉइंट पता है। जिहाद ने बताया कि स्पाइडर क्वीन एक न्यू जनरेशन मॉन्स्टर है, इसलिए वह उसे अच्छी तरह नहीं जानता। काइजर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। उसे लगा था कि यह छोटा गॉब्लिन पूरे फॉरेस्ट को जानता है। अब काइजर भी बाकी प्लेयर्स की तरह गेसिंग गेम में फंस गया था। लेकिन फर्क ये था कि चाहे क्वीन कहीं भी स्पॉन करे, वह बैक स्टैब से तुरंत गैप क्लोज कर सकता था। तभी उसका स्लेयर ट्रेट एक्टिवेट हुआ और उसे एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया। इस ट्रेट ने उसके दिमाग में स्पाइडर क्वीन एलाइजा का एग्जैक्ट स्पॉन पॉइंट दिखा दिया। ये सरप्राइजिंग था, लेकिन थोड़ा अजीब भी। उसे याद नहीं था कि उसने स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर्स के लिए स्लेयर टाइटल पाया हो। क्या ये ट्रेट उन बॉसेस पर भी काम करता है जिन्हें उसने अभी तक मारा नहीं? अगर यह हर बॉस पर काम करता है तो यह स्किल बेहद ब्रोकन है। लेकिन अभी उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, वह फील्ड बॉस जिसे वह खत्म करने वाला था। 10 मिनट का स्पॉन टाइमर खत्म होते ही काइजर गायब हो गया और बाकी प्लेयर्स पीछे रह गए। वह सीधे स्पाइडर क्वीन एलाइजा के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। अब केव में कोई और प्लेयर नहीं था, इसलिए उसे खुलकर लड़ने का मौका मिल गया। स्लेयर ट्रेट और बैक स्टैब का कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक था। जिहाद भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो गया और अपने मास्टर के ट्रिक्स देखकर हैरान रह गया। एलाइजा, जो उसकी मौजूदगी से अलर्ट हो चुकी थी, उसके सामने खड़ी थी। काइजर उसकी विशाल साइज देखकर चौंक गया। वह जायंट स्पाइडर पोकेमोन की तरह अपना नाम चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ी। काइजर ने उसे समझने के लिए पीछे हटकर डिस्टेंस बनाया, फिर बैक स्टैब का इस्तेमाल करके गायब हो गया। स्पाइडर क्वीन खुद को डिफेंड करने के लिए देर से मुड़ी। काइजर को अपने नए असेंडिंग ड्रैगन किक के लिए परफेक्ट मौका मिल गया। सेट इफेक्ट की वजह से डैमेज और बढ़ गया और सबसे जरूरी बात, ये बेहद कूल दिख रहा था। उस एक किक ने इतना डैमेज किया कि एलाइजा की आंखें दर्द से भर गईं। यह अटैक अल्टीमेट स्किल जितना पावरफुल था। स्पाइडर क्वीन हवा में उछलकर केव की दीवार से टकराई और जमीन पर गिर गई। काइजर ने मौका नहीं छोड़ा और अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ा। एलाइजा पहले ही काफी घायल थी और हिल भी नहीं पा रही थी। वह वहीं खड़ी रही जबकि काइजर उसे टुकड़ों में काटता रहा। किल नोटिफिकेशन आने तक उसने हमला बंद नहीं किया। उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और स्ट्राइकिंग स्किल एक्टिवेट करके अटैक पावर को और बढ़ा लिया। उसकी ताकत साफ महसूस हो रही थी। उसका प्रेजेंस और भी खतरनाक हो गया। स्पाइडर क्वीन का गुस्सा धीरे धीरे डर में बदल गया। काइजर ने फिर से असेंडिंग ड्रैगन किक एक्टिवेट किया और इस बार एक और बड़ा ड्रैगन कंस्ट्रक्ट समन किया। उसने जोर से उसके सिर पर पैर मारा और उसके दिमाग को कुचल दिया। एलाइजा ने आखिरी बार झर उगला और उसकी उम्मीद खत्म हो गई। उस वार की ताकत से पूरी केव हिल गई। जिहाद दूर एक पत्थर के पीछे छिप गया और आज काइजर के हाथों मारे गए मॉन्स्टर्स के लिए उसे सच में तरस आया। अपनी आखिरी सांसों पर स्पाइडर क्वीन ने काइजर की तरफ विनती भरी आंखों से देखा। वह स्पाइडर के बार बार एलाइजा नाम को टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह दोहराने से परेशान होने लगा था। अब जबकि लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी, उसकी सैडिस्टिक टेंडेंसीज हावी हो गईं। उसने अपने हथियार एक तरफ रख दिए और बेयर फिस्टिंग शुरू कर दी। वह शायद इंसानी भाषा न समझती हो, लेकिन स्पाइडर क्वीन को एहसास हो गया था कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जिहाद ने बेयर फिस्ट्स के मॉन्स्टर के मांस पर पड़ने की आवाज सुनी। अपने मास्टर की क्रूरता ने उसे पीटीएसडी दे दिया था। वह उन हाथों से पिटने के लिए अजनबी नहीं था। काइजर के हाथ प्रति सेकंड दर्जनों मुक्के बरसा रहे थे, धीरे धीरे स्पाइडर की एचपी को खत्म करते हुए। उसे लगातार एलाइजा नाम चिल्लाते हुए सुनकर जिहाद की यादें जाग उठीं। उसने यह नाम पहले भी सुना था। एहसास होते ही वह बैटलफील्ड की ओर दौड़ा और घबराते हुए अपने मास्टर से मार रोकने को कहा। उसने काइजर के गुस्से का जोखिम उठाया और उससे पंचेस रोकने की भीख मांगी। काइजर कोई दिलहीन मॉन्स्टर नहीं था। उसने अपने गॉब्लिन की बात मानी और पीछे हट गया।
जिहाद आंसुओं भरी आंखों के साथ एलाइजा के पास दौड़ा और उसे आंखें खोलने के लिए कहने लगा। मुश्किल से इतनी ताकत बची थी कि वह छोटे गॉब्लिन को देख सके। स्पाइडर क्वीन को जिहाद को पहचानने में दिक्कत हुई। उसने अपना क्लोक हटाया और अपना गंजा सिर दिखाया ताकि वह उसे पहचान सके। जैसे ही उसने सामने वाले को पहचाना, विशाल स्पाइडर की आंखों से राहत के आंसू बहने लगे। इन दोनों बॉसेस का इतिहास 150 साल पुराना था। तब वह एक छोटी और प्यारी स्पाइडरलिंग थी। उसे हमेशा अपना नाम लाइजा बोलने की आदत थी। जिहाद ने पहले कभी ऐसी स्पाइडर स्पीसीज नहीं देखी थी। एक पल के जोश में उसने स्पाइडर से अपने साथ यात्रा करने को कहा और उसने तुरंत हामी भर दी। लाइजा उसके साथ अनगिनत रातों तक स्टडी और एक्सपेरिमेंटेशन में रही। जिहाद को लाइजा का नाम थोड़ा साधारण लगा, इसलिए उसने उसके नाम की शुरुआत में एक ई जोड़ दिया। एलाइजा अपने नए गॉब्लिन दोस्त से नया नाम पाकर बहुत खुश हुई। शुरू में उसे अपना पूरा नाम बोलने में दिक्कत होती थी, लेकिन जिहाद ने उसे एलाइजा ही बुलाना जारी रखा। एक दिन उसे ऐसी जगह जाना पड़ा जो एक बेबस छोटी स्पाइडर के लिए सुरक्षित नहीं थी। वह जगह उसके लिए भी खतरनाक थी, तो उसकी छोटी दोस्त के लिए तो और भी। जाने से पहले उसने जल्दी लौटने का वादा किया। वह अपने दोस्त का इंतजार करती रही, वहीं खड़ी रही जहां उसने उसे छोड़ा था। एलाइजा जाने कितने समय तक वहीं खड़ी रही, लेकिन उसका दोस्त कभी वापस नहीं आया। दिन गुजरते गए और चांद घटता गया। सूर्योदय से लेकर चांद ढलने तक वह डटी रही। 1 साल बीत गया और वह इंतजार करती रही। 1 दशक गुजर गया और वह इंतजार करती रही। 100 साल बीत गए और वह अब भी इंतजार करती रही। एलाइजा उस दिन का इंतजार करती रही जो कभी नहीं आने वाला था। एक ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं होना था। जिस कैबिन को वह अपना घर कहती थी, वह समय के साथ कमजोर हो गया। आखिरकार वह गिर गया और छोटी एलाइजा को पश्चिमी जंगल की ओर जाना पड़ा। 1 सदी से ज्यादा सिर्फ इंतजार करने के बाद उसने अपना हौसला मजबूत किया और उस जगह की ओर चली जहां वह पहली बार अपने दोस्त से मिली थी। वह बार बार जिहाद द्वारा दिया गया नाम दोहराती रही ताकि वह उसे कभी न भूले। 150 साल बाद जिहाद और छोटी एलाइजा आखिरकार फिर मिल गए। उनका आकार बदल चुका था, लेकिन भावनाएं और यादें वही रहीं। गॉब्लिन की कहानी सुनने के बाद काइजर को बस इतना समझ आया कि जिहाद एक घटिया इंसान था जिसने एलाइजा को छोड़ दिया। गंजा गॉब्लिन कुछ पल के लिए अपने मास्टर की तरफ देखता है, फिर अपने खोए हुए दोस्त के लिए रोना जारी रखता है। यह मिलन एक सवाल उठाता है। जिहाद 1 या 2 साल के लिए नहीं गया था, वह 1.5 सदी तक गायब था। ऐसा क्यों था? जिहाद सच में इसका कारण नहीं बता सकता। यह अभी उसकी क्षमता से बाहर है। काइजर उसके इस अस्पष्ट जवाब से खुश नहीं था। फिर भी छोटा गॉब्लिन बस इतना कर सकता था कि वह माफी मांगे कि वह कुछ राज साझा नहीं कर सकता। जिहाद की सच्चाई देखकर मास्टर ने उस पर और दबाव नहीं डाला। अब जब उसने स्पाइडर क्वीन की दुखद कहानी सुन ली, काइजर को समझ नहीं आया कि आगे क्या करे। उसका ग्रेजुएशन क्वेस्ट एलाइजा को मारना था। वह इस जरूरी मिशन को छोड़ नहीं सकता था और अपनी प्रोग्रेस रोक नहीं सकता था। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि एलाइजा के पास मदद करने का एक तरीका है। उसने उत्साह से मॉन्स्टर टंग में जिहाद को अपनी बात बताई। उसका प्लान सुनकर जिहाद ने उसे मानने से इनकार कर दिया। काइजर जानना चाहता था कि दोनों क्या बात कर रहे हैं और जिहाद ने अनिच्छा से अनुवाद किया। असल में स्पाइडर क्वीन ने जिहाद से कहा कि इंसान बस उसे छुरा मार दे,